हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी आपकी मस्त चल रही। मस्त तो क्या चल रही होगी सर, एग्जाम्स चल रहे हैं। जिनके भी मई 2023 एग्जाम्स है, सरकार आपकी रिक्वेस्ट पे अमेंडमेंट लेक्चर्स, आपको पता है जैसे कि इस बार जीएसटी के अंदर मई 23 एग्जाम्स के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट थे। अमेंडमेंट लेक्चर भी आपने देखे होंगे सर, पर आपने बोला था सर एक अमेंडमेंट का रिवीजन लेक्चर मिल जाए सर तो जिंदगी में माहौल हो जाएगा सर, और सारे अमेंडमेंट हमारे क्विकली फास्ट एंड सर माहौल के साथ कवर हो जाएंगे। तो सरकार दिस लेक्चर मैं स्पेसिफिकली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसके लिए? अमेंडमेंट्स सर, अमेंडमेंट्स के रिवीजन के लिए बच्चा, सो दैट आपका कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट वक्त में आपके सारे अमेंडमेंट कवर हो जाए। तो सर मैं क्या करूंगा सर, मैंने समरी बुक में जो भी अमेंडमेंट जहां जहां इंसर्ट किए थे बेटा, वो सारे समरी बुक के अमेंडमेंट नोट्स में यहाँ आपके सामने ला रहा हूं बेटा। एंड इनमें सारे अमेंडमेंट का फटाफट एक एक लाइन में सर मैं फटाफट सर आपको बोलते जाऊंगा कि इस अमेंडमेंट का इफेक्ट ये है, ये अमेंडमेंट ये हुआ बेटा, सो दैट आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। दिस इज अ सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट। आइए सरकार शुरू करते हैं हम। दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली फॉर मई 2023 एग्जाम्स, अमेंडमेंट फॉर सर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट का रिवीजन लेक्चर बचा है। आइए सबसे पहली बात, अच्छा सर्कुलर वगैरह सब कुछ कवर करेंगे हम इसके अंदर, और थोड़ा फास्ट बोलूंगा मैं क्योंकि ये रिवीजन थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो ही एग्जाम के लिए इफेक्टिव हो पाएगा, कम टाइम पे आपका पूरा कवर हो पाएगा। सरकार अगर मान लो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए कोई काम किया इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे केस में उसको जो सैलरी मिलता है उस पर जीएसटी नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर होता है सर। एट द सेम टाइम अगर उस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया बेटा, परक्विजिट्स प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किया बेटा? परक्विजिट। तो परक्विजिट भी एक तरह से सैलरी का पार्ट ही है साहब। इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पैसा दे रहा है वो परक्विजिट की फॉर्म में दे रहा है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, अगर आपने कोई लैंड बेचा है बेटा, सेल ऑफ लैंड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। पर अगर आपने लेवलिंग करा के सर ड्रेनेज लाइन वगैरह बिछा के थोड़ा डेवलपमेंट करा के फिर लैंड बेचा है, तो बेचा तो अल्टीमेटली लैंड है ना यार। तो सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड इज आल्सो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, लैंड का डेवलपमेंट कराने के लिए मैंने आपसे सर्विसेज ली सर, डेवलपमेंट की सर्विसेज ली, आपने जो बिल लिखा होगा सर्विसेज का उस पर जीएसटी लग जाएगा। पर डेवलप्ड लैंड मैंने आपको बेची है, डेवलप्ड लैंड बेचने पे अगेन जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चों। अच्छा, दारू बेचने का लाइसेंस मेरे को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से बेटा सर, तो जो लाइसेंस फी है, एप्लीकेशन फी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इटसेल्फ बेटा। ठीक है, कोई खास बात नहीं, ये तो पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, पर रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एग्जाम कर दिया बेटा। आइए सर, फिर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 आपको पता है बेटा, अगर कोई क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है सर तो ही मैं क्रेडिट ले पाऊंगा, वरना क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे बस ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड मिसिंग थे तो इन्होंने लिख दिया, कोई खास बात नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं सर एज सच। तो जो भी सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए, वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर वो आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ही हमको क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? प्लस एट द सेम टाइम साथ में एक रूल नंबर, एक सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी ऐड किया था बेटा। यहां बोलिया क्या, अगर जो क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी या इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में आ रही है तो उसका आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, दैट इज इन एलिजिबल क्रेडिट, वो क्रेडिट आप एलिजिबल नहीं हो। रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। सर यहाँ पे आईटीसी कौन सी आएगी बेटा? मान लो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कब किया बेटा, हमारा सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया बेटा। 16(4) का टाइम लिमिट था क्या बेटा, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर सर, तब तक मैं क्रेडिट ले सकता हूं बेटा। पर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल ही कब किया साहब, वो 30 नवंबर निकलने के बाद बेटा, 16(4) का टाइम निकलने के बाद। अब वो क्रेडिट हमारे 2B में आ भी रही है तो भी हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे बेटा, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में आएगी बेटा। सेकंड एग्जांपल सर, अगर मान लो सप्लायर भी दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, जैसा आप होटल में गए बेटा, आप हो मुंबई महाराष्ट्र से दिल्ली में आपने स्टे किया बेटा किसी होटल में किसी बिजनेस के काम के लिए बेटा। अब होटल वाले ने सीजीएसटी और एसजीएसटी दिल्ली का लगाया हो बेटा, आप रहने वाले, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड का हो महाराष्ट्र में, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो क्रेडिट ऑटोमेटिक आएगी बेटा, आपके रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में आएगी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी है, आपके जीएसटीआर 2B में आएगी तो है, पर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में आएगी, उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे बच्चे। सर नेक्स्ट सर, फिर हमने कंडीशन एक थी बेटा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज में सी बोलता है क्या, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए भाई। गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया आप क्रेडिट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर सर सेक्शन में 41 को रिप्लेस किया गवर्नमेंट ने, बोल दिया क्या, आप देख सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, आपके 2B में आपने क्रेडिट लिया बेटा, अब सप्लायर ने 3B फाइल करके टैक्स पे किया कि नहीं किया, आपने को क्या पता बेटा। इसलिए सेक्शन में 41 ने क्या बोला, एक बार आप क्रेडिट ले लो और जो क्रेडिट आपने सेल्फ असेसमेंट बेस पे लिया उसको हम फाइनल क्रेडिट बोलेंगे, उसको प्रोविजनल क्रेडिट नहीं बोलेंगे बेटा। पहले था क्या, आप जो भी क्रेडिट ले रहे हो प्रोविजनल क्रेडिट थी बेटा, अब प्रोविजनल क्रेडिट नाम का वर्ड जीएसटी से हट गया है बेटा। जो भी आप क्रेडिट ले रहे हो वो फाइनल क्रेडिट बेटा, तो सेल्फ असेसमेंट बेस पे जो आपने क्रेडिट लिया वो फाइनल क्रेडिट बेटा। पर
अगर सब्सिक्वेंटली ये पता पड़ा कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे केस में अब सप्लायर, अब जो रेसिपिएंट है बेटा, उसको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर उसने आईटीसी यूज किया होगा तो जब से यूज किया तब से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 18% पर एनम, उसको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। और हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, अपना 3B फाइल कर देता है, टैक्स पे कर देता है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट कैन रीअवेल द क्रेडिट। और आपको पता है क्या, रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। 10 साल बाद भी अगर उसने पे किया होगा तो यू कैन रीअवेल द क्रेडिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। सरकार आइए, फिर क्या था सर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया होना चाहिए विद इन 180 डेज बेटा। पर अगर 180 दिन एक्सपायर हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे नहीं किया, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे नहीं किया एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो जितना प्रोपोर्शन अमाउंट पे नहीं किया उतना प्रोपोर्शन आईटीसी क्या करना पड़ेगा सर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। किस दिन सर, जिस महीने में वो 180 दिन एक्सपायर हो रहे, उस महीने का जब वो जीएसटी 3B फाइल करेगा सर, उस महीने में उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट, अगर उसने आईटीसी यूज कर लिया था तो बेटा। क्लियर। जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उस महीने के 3B में उसको लायबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी बेटा। क्लियर। एंड इंटरेस्ट विल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। कब से बेटा, जिस दिन से उसने क्रेडिट यूज करी होगी बेटा, वहां से कब तक, जब तक वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता तब तक का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम बेटा। पर सब्सिक्वेंटली अगर रेसिपिएंट सप्लायर को पे कर देता है देन ही कैन रीअवेल द क्रेडिट, पर ये जो इंटरेस्ट पे करेगा इसका कुछ ना हो पाएगा बच्चों। सरकार आइए, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट बेटा। सर पहले था क्या सितंबर महीने की ड्यू डेट बेटा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, अब हो गया क्या बेटा सर, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 5 जगह चेंज हुआ, मैं यही पे बता रहा हूं बच्चा आपको। सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 ये क्या बोलता है सर, एक मिनट सुनना बेटा ध्यान से, एक सेकंड। ओके सर, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा बेटा कि अगर कोई इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट लेना है तो कब तक आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा। सर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट आपके पास आया है बेटा, वो फाइनेंशियल में उस महीने में या उसके बाद तो आप क्रेडिट ले सकते हो, पर मैक्सिमम कब तक बेटा, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले पाएंगे, उसके बाद आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, अवेल ही नहीं कर पाएंगे। अवेल नहीं कर पाए तो यूज करना, रिवर्स करना, यूज करना, रिफंड लेना, वो तो बात ही नहीं आएगी सर। सर यूज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, अवेलमेंट का टाइम लिमिट है। अच्छा सुना बेटा, 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। 30 नवंबर का मतलब क्या है, नवंबर महीने का रिटर्न नहीं सर। सर 30 नवंबर का मतलब क्या बेटा, अक्टूबर महीने का रिटर्न मैक्सिमम बेटा। सर मान लो सितंबर का रिटर्न, अक्टूबर का रिटर्न आप फाइल करने में लेट हो गए, पर सर कब तक, 30 नवंबर या उससे पहले फाइल कर दिया अगर आपने, तो सर आप क्रेडिट ले पाएंगे। कुल मिला के जो भी रिटर्न आपने 30 नवंबर तक फाइल किया है बेटा, 30 नवंबर डेट फिक्स है बेटा, जो भी रिटर्न आपने 30 नवंबर तक फाइल कर दिया उसमें जो क्रेडिट ले ली वो ले ली बेटा, वरना पिछले फाइनेंशियल ईयर के बाद का क्रेडिट उस 30 नवंबर के बाद नहीं ले पाएंगे। 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बाद क्रेडिट ना हो पाएगा बच्चों। क्लियर। अच्छा सुनो, ये 5 जगह सेम चेंज हुआ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले यहाँ पे क्या था बेटा, सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, जिसको हटा के क्या कर दिया बेटा सर, सितंबर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हटा के 30 नवंबर कर दिया बच्चों। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सर ये कहां चेंज हुआ है, क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट बेटा। सर क्रेडिट नोट इश्यू कब तक कर सकते हैं बच्चा आप, सेम पॉइंट था बेटा, सितंबर महीने की ड्यू डेट बेटा हटाया और क्या लिख दिया बेटा 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सर उसने जो स्टेटमेंट फाइल किया GSTR 8 उसमें कोई गलती हो गई, मिस्टेक रेक्टिफाई करनी कब तक कर सकता है बच्चा, सर सेम 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर आपसे GSTR 1 फाइल करने में गलती हो गई, रेक्टिफाई करना कब तक कर सकते हो बच्चा, सेम 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। सर आपसे GSTR 3B या रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई, कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो, सेम 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये 5 जगह चेंज हुआ, 5 खत्म होता है अब। अच्छा एक बात और, रूल नंबर 42 याद करो, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है सर। कॉमन इनपुट सर्विस काम आया किसके लिए, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए बेटा। तो ऐसे केस में क्या होगा मालिक, सर आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। सर अब यहाँ पे जो आप प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करते हो ये मंथली टर्नओवर के हिसाब से करते हो बेटा, पर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद एनुअल टर्नओवर के बेस पे आपको वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ता है, पर वो रिकैलकुलेट करके आप जो एडजस्टमेंट करेंगे वो सितंबर महीने की रिटर्न जो फाइल करेंगे उस महीने में या उससे पहले कर देना, उसके बाद ना हो पाएगा। ये वहां पे अभी भी सितंबर है बेटा, वहां पे 30 नवंबर नहीं है, और वहां पे एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर ये वर्ड्स न थे न है बेटा। मतलब रूल नंबर 42 में अभी भी सितंबर मंथ था,
अभी भी सितंबर महीना ही है बेटा, पहले भी सितंबर महीना था, वहां पे भी सितंबर है अभी भी बेटा। क्लियर, वहां पे सितंबर, बाकी हर जगह 30 नवंबर हो गया, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी बेटा उसकी जगह पे बेटा। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर अगली बात करते हैं हम क्या, ये था हमारा सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 का अमेंडमेंट, और रिलेवेंट जो मैंने बातें करी वो। सर अब दो सर्कुलर और इशू है बेटा। सर हमने पढ़ा था क्या, ब्लॉक रेट सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5। अब सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक रेट में हमने पढ़ा क्या सर, 17 सब सेक्शन 5 क्लोज में बी, फूड एंड बेवरेजेस, याद है, मेंबरशिप ऑफ क्लब और हेल्थ और फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन। सर इनका क्रेडिट नहीं मिलता, पर अगर आपने किसी लोन ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है और उस लोन ने ऑब्लिगेटरी जो किया हुआ है उसकी वजह से अगर आपने ये सर्विसेज परचेज करी है, ये गुड्स परचेज किए, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर ये जो एक्सेप्शन है बेटा, ये केवल इसके लिए एप्लीकेबल है या तीनों पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है? तो सर इस सर्कुलर ने, अगेन हमने जो पढ़ा था तभी हमने बात करी थी, ये तीनों पे एप्लीकेबल है। इस सर्कुलर ने भी बोल दिया क्या, हाँ भाई साहब, हाँ सर ये तीनों पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने किसी क्लब का मेंबरशिप लिया विच इज ऑब्लिगेटरी बाय एनी लॉ, तो सर आपको उस मेंबरशिप पे जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। सर आपने अपने एम्प्लॉय को घूमने फिरने भेजा विच इज ऑब्लिगेटरी बाय द लॉ, तो ऐसे केस में घूमने फिरने के अमाउंट पे जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा। क्लियर, आइए सेम वे सर हमने पढ़ा था क्या, मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट अगर आपने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, लाइसेंस पे लिया है, सर लीजिंग, रेंटिंग और सर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। तो इस सर्कुलर ने पूछा क्या दूसरे गुड्स अगर लीज पे लिए, मैंने अपने बिल्डिंग, अपने ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई मशीन रेंट पे ली है, क्या उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा? अरे भाई सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि केवल वो वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है। क्लियर, सर अगर मैंने वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट परचेज किए होते और मैं क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैंने अगर वो वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, हायरिंग पे लिया, तो उसके रेंट पे जो जीएसटी पे किया उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर सिंपली ये कहा हुआ है कि आपको ये लीजिंग वाला पॉइंट जो वो केवल इनके लिए बेटा, दूसरी गुड्स अगर लीज पे लिए, बिजनेस के लिए क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। सरकार नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, रूल नंबर 42 43 में बेटा हमने पढ़ा था क्या सर, अगर आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेची है बेटा, क्या बेची आपने बेटा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेची है बेटा, तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को बेचने पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी इसको एग्जेम्प्ट टर्म में इंक्लूड नहीं करना, इसको किसमें इंक्लूड करना बेटा, टैक्सेबल टर्म में इंक्लूड करना बेटा। क्लियर सर, जैसे हमने इंटरेस्ट, अगर आपने मान लो लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया, आपको इंटरेस्ट की इनकम आई, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, फिर भी एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना है। सेम वे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर आपने बेची है तो उसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, टैक्सेबल आपको टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना बेटा। क्लियर, डन। सरकार ऑल दो एग्जाम तो फिर भी एग्जाम में इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए सरकार कंपोजिशन स्कीम का अमेंडमेंट पढ़ लेते बेटा। सर कंपोजिशन स्कीम में बोला था क्या, ये 8 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। सर वहां पे था क्या, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, सर अमेंडमेंट कर दिया और बोल दिया क्या, अगर 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो या ना हो, अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट के मैन्युफैक्चरर हो, कंपोजिशन स्कीम से बाहर। सर ये गुड्स का कंपोजिशन स्कीम, सेम पॉइंट सर्विसेज के अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, वहां पे भी लिख दिया क्या, अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट के मैन्युफैक्चरर हो, भले 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट हो या ना हो, आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर। आइए बच्चों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीटीए, सर जीटीए सर्विस में बड़ा सुंदर अमेंडमेंट हुआ है। सुंदर अमेंडमेंट ये हुआ बेटा कि जीटीए के केस में पहले क्या था वो छोड़ो बेटा, सर मैं सिंपल से बता रहा हूं कि जीटीए के केस में अगर रेसिपिएंट इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन में से कोई एक है तो ही जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी एग्जाम बेटा। क्लियर, वो तो पहले भी था अभी भी बेटा। अब सुन, अगर रेसिपिएंट जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी कौन पे करेगा, बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा और रेट ऑफ टैक्स है 5% बेटा। क्लियर, हटा। सर पर जीटीए को ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन देके बोल दिया क्या, जीटीए चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले। क्लियर, और अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन लिया तो उसको अपने बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि साहब, डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा बेटा, कि सर आई और वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied during the financial year blah blah blah, जो भी फाइनेंशियल 23-24 अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेटा। मतलब वो फाइनेंशियल बिगनिंग पे ऑप्शन ले सकता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का, और उसने अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है तो बिल पे टैक्स लगाएगा और बिल पे टैक्स लगा के कस्टमर से टैक्स लेगा, पर बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसको क्या, कि मैंने इस साल में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा भाई साहब, एंड वो बिल पे टैक्स लगा के आपसे लेगा बेटा। पर ऐसे केस में जीटी को 2 ऑप्शन है बेटा, रेट ऑफ टैक्स के 2 ऑप्शन जीटी के पास भी बेटा, 5% भी 12% भी बेटा। अगर उसने 12% वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज में जब वो टैक्स पे करेगा
उसने उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी ट्रक, जो भी इनपुट सर्विस परचेज किया, सबका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। पर उसने अगर जीटी ने 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो 5% टैक्स बिल पे चार्ज करके आपसे लेगा, पर वो टैक्स पे करने के लिए उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। फिर सर आपको पता है सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर सारी सर्विस पे क्या कर दिया बेटा, एक अलग से मैकेनिज्म दे दिया टैक्सेबिलिटी का। सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज में सर ये वर्ड्स काम आ रहे थे, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इसको रिमूव किया बेटा, इसका कोई इंप्लीकेशन रिवर्स चार्ज में नहीं सर। क्लियर कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पे वैसे भी फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं सर। सर पर अगर हमने घर किराए पे लिया रहने के लिए बेटा, ध्यान देना बेटा, हम मेगा एग्जामिनेशन पढ़ेंगे क्या, घर किराए पे लिया रहने के लिए तो सर उसके अमाउंट पे रेंट पे जीएसटी एग्जाम था। पर अगर आपने घर किराए पे लिया रहने के लिए किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, और रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस का वो खर्चा क्लेम किया है, अपने एम्प्लॉय, डायरेक्टर या खुद के लिए रहने के लिए उसने घर लिया है, पर उसको अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम किया है, तो रेंट पे करने वाला कौन, बिजनेस एंटिटी हुई इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्लियर, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, और खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और वो जो बिजनेस एंटिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, सर वापस सुनना, सर घर किराए पे दिया रहने के लिए किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। अब भली सप्लायर कोई भी पर्सन उससे कंसर्न नहीं है। आई रिपीट, घर किराए पे दिया रहने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी एग्जेम्प्ट, घर किराए पे दिया रहने के लिए किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस में वो खर्चा क्लेम किया है। क्लियर, भले खुद के रहने के लिए ले आया घर उसने, डायरेक्टर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज में लगेगा, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करेगा, भले सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो उसे कंसर्न नहीं है। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में बेटा। भारत माता की जय। देन सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बेटा, सर हमने पढ़ा है क्या, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाला व्हीकल मैंने रेंट पे लिया है बेटा, सर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा, सर्विस सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट कौन है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट बेटा, और सप्लायर ने 5% टैक्स पे वाला ऑप्शन लिया बेटा, 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन अगर लिया होता तो फॉरवर्ड चार्ज हमेशा होता बेटा। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, बता रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, क्योंकि सर्कुलर समझाऊंगा मैं आपको बेटा। सर अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस सर विच इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, अगर उसने सप्लायर ऑफ सर्विस ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज है बेटा। 5% वाला ऑप्शन लिया तो ऐसे केस में अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसको पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में ना यार, मान लो मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि तुम जब मॉर्निंग इवनिंग में आते हो बेटा, अगर मैंने बस रेंट पे ले ली बेटा उनके लिए, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया बेटा। सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, उसने 5% टैक्स वाला ऑप्शन नहीं लिया, 5% टैक्स वाला ऑप्शन लिया, तो ऐसे केस में मेरे को टैक्स पे करना बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक सर, कुल मिला के 12% टैक्स पे नहीं कर रहा है, रिवर्स चार्ज में मेरे को टैक्स पे करना है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे बेटा। अच्छा सेकंड बात, पर मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला होता तुम मॉर्निंग इवनिंग में आते जाते हो बेटा, तुम बस का जो टिकट है वो टिकट तुम ले लेना साहब, और जितना तुम्हारा बस का टिकट लग रहा है वो मेरे से रीइंबर्समेंट ले लेना साहब। या मैंने डायरेक्ट बस ऑपरेटर को बोल दिया क्या, तुम्हारा जो भी टिकट का अमाउंट होगा वो मैं पे करूंगा साहब। अब टिकट का अमाउंट अगर मैं पे कर रहा हूं तो क्या मैंने बस का बस हायर पे ले लिया क्या, नहीं सर। हायरिंग में और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में क्या फर्क है, हायरिंग अगर कर रहे हो आप तो ऐसे केस में खुद के कंट्रोल में वो बस है बेटा, वो मोटर व्हीकल आपके कंट्रोल में है, आपके हिसाब से चलेगी सर, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से चलेगी। तो ऐसे केस में होता है कि हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल पर अगर आपने केवल टिकट लिया है बेटा, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस आप भले ही बॉडी कॉर्पोरेट दो किसको भी दो बेटा, रिवर्स चार्ज नहीं है, वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बच्चों। भारत माता की जय। सर नेक्स्ट ये जीटी वाला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, इसको मैंने बड़े सुंदर चार्ट फॉर्म में बता रखा बेटा, ये आपको यहाँ पे। आइए बच्चों, सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, इसके अमेंडमेंट पढ़ लेते। सर हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर के अंदर अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो वो भी रूम रेंट जो होता है बेटा वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में ही आता है। पर अगर रूम रेंट का अमाउंट एक्सीडिंग ₹5,000 है बेटा, कितना है बेटा, एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे है, तो ऐसे केस में उस रूम रेंट के अमाउंट पे, रूम रेंट वाले अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा बच्चों। पर अगर कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड है, सीसीयू मतलब कार्डियक केयर यूनिट बेटा, या आईसीसीयू में एडमिटेड है, या बच्चों के लिए जो एनआईसीयू होता है वहां अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है, वहां पर डे रेंट 50,000 भी है, कितना भी बेटा, उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा बेटा, क्योंकि वहां स्पेशल केयर रिक्वायर्ड होती है बेटा। क्लियर, डन। ये वो रेंट के लिए था बेटा जो मैंने पढ़ाया आपको बेटा। देन सर अगर प्रेगनेंसी में कोई इश्यू आता है तो आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी की जाती है बेटा, आईवीएफ सेंटर जो आपसे चार्ज ले रहे हैं वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएंगे। सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि वो भी हेल्थ केयर सर्विस है और ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सर। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और फैसिलिटी की सर्विस पर टैक्स लगा दिया है। सर कॉर्ड ब्लड बैंक, जब बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, उसके जो कॉर्ड कनेक्ट होती है मां के पेट से बेटा, वो जो कॉर्ड ब्लड होता है बेटा उसके अंदर, सर उस कॉर्ड ब्लड के स्टोरेज के लिए चार्जेस जो लेते थे बेटा कॉर्ड ब्लड बैंक वाले, अब उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों। सर टैक्स लग गया उस पर बेटा। देन सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने वेयर हाउस में स्टोर करवाया बेटा,
सर वेयर हाउसिंग चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, पहले भी एग्जम्प्ट अभी भी है बेटा, पर उस वेयर हाउस में अगर हमने फ्यूमिगेशन कराया बेटा तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा बच्चों, जीएसटी एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया। पर हाँ, एग्रीकल्चरल फार्म पे आपने फ्यूमिगेशन कराया बेटा, एग्रीकल्चरल फार्म पे अगर आपने फ्यूमिगेशन कराया तो उस पर जीएसटी पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है बेटा। वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अगर आपने फ्यूमिगेशन कराया तो टैक्स पहले एग्जाम था, अब टैक्स लग गया है बच्चों। फिर सर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एग्जाम है बेटा। अच्छा, राइस के लिए अलग से एग्जामेशन दे रखा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज पे अलग से एग्जामेशन दे रखा है, पर नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, सर तेंदू लीव्स, कॉफी लीव्स, ये जो जितने भी प्रोसेस्ड फूड थे बेटा, इन सब के स्टोरेज वेयर हाउसिंग चार्ज पे जीएसटी लगा दिया सरकार। देन कसाई बेटा याद है, स्लॉटरिंग हाउस पे जीएसटी लगा दिया। सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इज नाउ टैक्सेबल। सरकार पूरा ध्यान इधर रखना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि रिवीजन हो पाएगा तभी आपका फास्ट कम टाइम में बेटा, ध्यान से पढ़ना। सर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज हमने पढ़ा क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ एग्जाम्प्ट बेटा। सर अब अगर मान लो कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है बेटा, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है बेटा, उसके लिए कोई एंट्रेंस फी है बेटा, तो सर उस टेस्ट के लिए कोई फीस चार्ज कर रहा है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फी चार्ज हो रहा है बेटा, तो ऐसे केस में इस सर्कुलर ने अगेन वापस क्लेरिफाई किया सर एंट्रेंस एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस और फी चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट फॉर इश्यूएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू देम इन द प्रोसेस ऑफ देयर एंट्रेंस और एडमिशन, ये सब एग्जाम्प्ट रहेगा। अच्छा, मान लो किसी स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया बेटा, सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेटा, हाँ है ना भाई सर, तो एक्स स्टूडेंट से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कोई अगर मान लो चार्जेस लिए तो उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा सरकार। नेक्स्ट, अगर आप डांस सीखने गए, आर्ट और म्यूजिक की सर्विसेज सीखने गए बेटा, हाँ है ना भाई, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर अगर आप सीख रहे हो तो वो कोचिंग अगर किसी इंडिविजुअल ने प्रोवाइड करी तो ही जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा, अदर देन इंडिविजुअल ने प्रोवाइड करी तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। पहले ऐसा था कि आर्ट और कल्चर की सर्विस कोई भी प्रोवाइड करे बेटा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डांस वगैरह सीखने जा रहे हो बेटा, किसने भी प्रोवाइड किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, पहले जीएसटी एग्जाम्प्ट था बेटा। पर अब सर ध्यान देना बच्चों, केवल और केवल बेटा, केवल और केवल इंडिविजुअल ने अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है, क्या डांस सिखाया है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर अगर उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी बेटा तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी एग्जाम्प्ट नहीं है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप हमने अगर डांस सीखा तो टैक्स लग जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स सीखने गए तो स्पोर्ट्स और चैरिटेबल एंटिटीज ने अगर सिखाया आपको तो ही टैक्स एग्जाम्प्ट है, ये तो पहले भी था अभी भी है बेटा, क्लियर। तो अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर अगर आप सीख रहे हो तो सर ऐसे केस में अगर इंडिविजुअल ने सर्विसेज दी तो टैक्स एग्जाम्प्ट है बेटा, स्पोर्ट्स सीखने गए, चैरिटेबल एंटिटी ने सर्विसेज दी तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा बच्चों, क्लियर। आइए बच्चों, सर एक बार पहले पॉइंट नंबर 5 पढ़ना जिसमें अमेंडमेंट नहीं था, फिर 5 समझ में आएगा बच्चा आपको। सर टूर ऑपरेटर, सर ध्यान देना बेटा, सर टूर ऑपरेटर बेटा, पॉइंट ये मेरा, एक मिनट पॉज करना, एक मिनट। ओके सर सुनना बात को ध्यान से, अगर टूर ऑपरेटर आपने और हमने पढ़ा हुआ है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया तो टैक्स एग्जाम्प्ट बेटा। पर अगर सर उसी टूर ऑपरेटर ने मान लो सर macmatrip.com इंडिया का टूर ऑपरेटर बेटा, इसने फॉरेन टूरिस्ट को टूर ऑपरेटर की सर्विसेज दी बेटा, पर सर ये पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया हो रहा है बेटा, अगर पूरा ही टूर आउटसाइड इंडिया होता तो टैक्स एग्जाम्प्ट बेटा। पर सर मान लो कोई टूरिस्ट है 5 दिन जा रहा है सिंगापुर और 6 दिन आ रहा है कहाँ, इंडिया बेटा, तो जितने नंबर ऑफ डेज प्रोपोर्शन वो आउट ऑफ इंडिया रहा है सर उतना प्रोपोर्शनल एग्जाम्पशन मिलना चाहिए ना यार, तो उसके लिए पॉइंट आया और बोल दिया क्या, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया है और टूर ऑपरेटर ने सर्विस दी किसको, फॉरेन टूरिस्ट को, तो सर प्रोपोर्शनेटली उसको एग्जाम्पशन मिलेगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा, कितने नंबर ऑफ डेज वो बाहर रहा बेटा, क्लियर। 5 डेज बाहर डिवाइड बाय टोटल टूर नंबर ऑफ डेज कितने थे बेटा 11 डेज, तो 5 डिवाइड बाय 11 इंटू टूर का वैल्यू तो मान लो 11 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अमाउंट आया, क्लियर। ये जो अमाउंट आया वो या 50% ऑफ वैल्यू ऑफ द एंटायर टूर विच एवर इज लोअर, इतना मैक्सिमम एग्जाम्पशन उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो बेटा। पर सर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज काउंट करना है बेटा, पर सर अगर मान लो 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स स्टे है कहीं तो उसको 1 पूरा डे मानना है बेटा, पर अगर लेस देन 12 आवर्स का स्टे तो उसको हाफ डे मानना है बेटा। मान लो इंडिया में था वो कितने दिन थे बेटा, 5 डेज और 4 आवर्स, तो 5.5 डेज मानेंगे इंडिया में बेटा, और सिंगापुर 5 दिन था बेटा वो, तो 5 दिन सिंगापुर के, 5.5 डेज इंडिया के, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए कितने 10.5 डेज बेटा। तो 5 डिवाइड बाय 10.5 इंटू जो टूर की वैल्यू होगी वो अमाउंट या 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टूर विच एवर इज लोअर, इतना एग्जाम्पशन मिलेगा बेटा उसको, क्लियर डन। आइए बच्चों सर फिर अगर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जब भी रीशेड्यूल होगा बेटा, उसके अगर आपने एंट्री टिकट लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, कोई खास बात नहीं सर। देन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में एक सर्कुलर था बड़ा शानदार सर, जैसे आप
सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी एग्जम्प्ट बेटा। अब इसने बोला क्या, जो मैंने आपके लेक्चर में एग्जांपल दिया था बेटा, प्राइवेट फेरी बेटा, जैसे अंडमान निकोबार, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हो बेटा, या मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से आप सर अलीबाग जा रहे हो बेटा, तो ये जो प्राइवेट फेरी चलती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, तो वो सब यहाँ पे एग्जम्पशन कवर है, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर सर मान लो कोई क्रूज चल रहा है, सर पार्टी शार्टी माहौल एकदम, बॉम्बे टू गोवा जा रहे हो बेटा आप, सर शिकारा वगैरह बेटा, सर कश्मीर वगैरह में चलता ना शिकारा बेटा, क्लियर सर, हाँ सर एग्जाम एक बार दे दो फिर सब जाना बेटा आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर ऐसे केस में 2000 नॉट मेंट प्राइमरली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, वो प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पज है, तो ऐसे केस में वहां जीएसटी लगेगा बेटा। पर ये प्राइवेट फेरीज भले ही प्राइवेटली ओन्ड पर्सन की बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ओन होना चाहिए बेटा, भले ही प्राइवेट पर्सन का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा बेटा, क्लियर डन। फिर सर याद है वो 9 प्लेसेस, 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा बागडोगरा, वहां बाय फ्लाइट गए या बाय फ्लाइट आए तो टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, अभी भी है बेटा, पर केवल इकोनॉमिक क्लास में अगर आप ट्रैवल करो तो टैक्स एग्जम्प्ट है, अदर देन इकोनॉमिक क्लास में गए तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। सर फिर सरकार यहाँ पे एक सर्कुलर दिया, बोला क्या सर, आपने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में या स्टेज कैरेज में तो टैक्स एग्जम्प्ट है ना यार। आपने बस की बस हायर कर ली बच्चे, जैसे आपके एम्प्लॉइज को मॉर्निंग में और इवनिंग में लाना ले ना बेटा, आपने बस वाले से कॉन्टेक्ट लिया 3 घंटे मॉर्निंग में और 3 घंटे शाम को, मेरे को तेरी बस चाहिए, अब मैं मेरी मर्जी से चलाऊंगा बेटा, मतलब सर मैं अपने हिसाब से मेरा रूट, मेरा शेड्यूल, मेरा टाइमिंग के हिसाब से चलेगी बस, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है बेटा, दैट इज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जम्प्ट होता है बेटा, अगर आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हायर पे लिया, चार्टर कर लिया, तो वैसे केस में टैक्स लगेगा बच्चों, क्लियर ठीक सा। आइए बच्चों सर अगला सर्कुलर आता है क्या, हाँ सर हमने पढ़ा है क्या, अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है बाय रोड तो एग्जम्प्ट बेटा, एक्सेप्ट जीटी और कुरियर एजेंसी बेटा। पर सर आपने अगर ट्रक की ट्रक किराए पे ले ली, जैसे मेरा एक माइन होल्डर हूं बेटा, सर माइनिंग का काम करता हूं बेटा, माइन पिट से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं बेटा, वहां से मेरे को सर रेलवे साइडिंग पर या बेनिफिशिएशन प्लांट क्लाइंट क्या ले जाने के लिए, कस्टमर क्या ले जाने के लिए, सर मैंने ट्रक हायर कर ली बेटा, ट्रक डंपर टिपर वगैरह मैंने हायर कर ली है, तो सर वो मेरे हिसाब से चला रहा हूं बेटा, मेरे टाइमिंग, मेरे रूट, मेरे शेड्यूल के हिसाब से चला रहा हूं, तो वो हायरिंग में कवर होता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड कवर नहीं होता है। ऐसे केस में हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट था बेटा, पर यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस में नहीं आएगा, क्योंकि अपने टाइमिंग, अपने रूट, अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, वो हायरिंग में कवर होता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में कवर नहीं होता है, ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा बेटा। अच्छा सर नेक्स्ट क्या बेटा, अगर आप इंडिया से, सर इंडिया से आउटसाइड इंडिया गुड्स ले रहे हो बाय एयरक्राफ्ट सर, या फिर बाय वेसल आप गुड्स ले रहे हो फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये एग्जम्पशन केवल 38 सितंबर 2022 तक था, उसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया, मतलब इंडिया से अगर आप आउट ऑफ इंडिया बाय वेसल या एयरक्राफ्ट गुड्स ले रहे हो तो उसके फ्रेट पे जीएसटी लग जाएगा बेटा। पर हाँ ऊपर एक पॉइंट था बेटा, क्या अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स ला रहे हो बाय एयरक्राफ्ट, तो अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है बेटा, पर इंडिया से बाहर ले रहे हो, शिपिंग कंपनी ने जो फ्रेट चार्ज किया, अब टैक्स लग जाएगा बच्चों उस पे। सर अगला पॉइंट क्या है भाई, सर रेलवे या वेसल के थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट किया किसका, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल का, तो इस पे अब टैक्स लगा दिया है बेटा। सर ध्यान देना बेटा, हमने जब ये पॉइंट पढ़ा था बेटा, रेलवे वेसल से अगर हमने फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, क्लियर। सेम पॉइंट दे रखा था जीटी में बेटा, सेम, बस जीटी में ये वाला नहीं था बेटा, कौन सा पॉइंट, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल नहीं था बेटा, तो काट दिया बेटा यहाँ से, मतलब जो पॉइंट अब जीटी में वही रेलवे वेसल में बेटा, प्लस जीटी में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा था बेटा, याद है, अगर जीटीए ने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किया जिसमें पूरे गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है तो जीएसटी एग्जाम था बेटा, विड्रॉ हो गया, ये एग्जामेशन काट दिया बेटा, देखो क्लियर। पर प्लस सर अगर इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज मान लो ट्रक में जितना भी गुड्स उन सबका फ्रेट मिला के 1500 से ज्यादा है बेटा, पर इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज 750 या उससे कम फ्रेट है, तो ऐसे केस में उस पर भी पहले जीएसटी एग्जाम था, वो भी हटा दिया, मतलब स्मॉल कंसाइनमेंट के जो एग्जामिनेशन थे अब सर टैक्स लग जाएगा बच्चों। कुल मिला के सर रिलीफ मटेरियल meant for victims of natural man-made disasters, defense or military equipment, newspaper or magazines registered with the registrar of newspaper, agriculture produce, milk, salt, food grain including flour, pulses, rice and organic manure, इन 6 स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया आपने रेलवे वेसल या जीटीए से तो एग्जाम है, अदरवाइज एग्जाम नहीं है। अब जीटीए से आपने कोई दूसरी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जहाँ पे फ्रेट कितना था 300 रुपए, टैक्स लगेगा, दिमाग खराब करना ही मत बच्चा। सर नेक्स्ट, नेपाल भूटान को अगर आप
कोई गुड्स भेज रहे बेटा, तो सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान वो एग्जाम था। पर अगर एम्प्टी ट्रक वापस आ रहा है और खाली ट्रक जो वापस आ रहा है उसके लिए उसने अलग से चार्ज लिया है, तो वो भी एग्जाम रहेगा। सर्कुलर के थ्रू बोला क्या, टू एंड फ्रॉम दोनों माना जाएगा, और खाली ट्रक जो आ रहा है वो भी इस एग्जामिनेशन में कवर होगा बच्चों। सर देन सरकार ध्यान बेटा, टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं है, तो सर एडिशनल टोल चार्ज जो बता ना सर, जैसे आपकी व्हीकल पे फास्टैग नहीं है बेटा और आप नेशनल हाईवे पे गए और फास्टैग की लाइन में लग गए, तो सर टोल चार्ज 100 रुपए बेटा, आपसे ले लिए 200 रुपए, तो 200 पे भी जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, उसको भी टोल चार्ज ही मानेंगे बच्चों। सर देन रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी में सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ा चुका आपको बेटा, रिवर्स आज टाइम पे बेटा, अगर आपने घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी माफ है, पहले भी था, पर अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया बेटा घर, एक्सेप्ट वेयर सच रेंटिंग इज गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। सर देखना चार्ट फॉर्म में बता दिया मैंने, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग इफ द रेसिडेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, कमर्शियल यूज के लिए टैक्स लगेगा, रिवर्स आज मैकेनिज्म लगेगा। सर यूज एज रेजिडेंस फॉर एम्प्लॉय डायरेक्टर एटसेट्रा बेटा, टैक्स लगेगा, रिवर्स आज मैकेनिज्म लगेगा। अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उसने कमर्शियल यूज में घर किराए पे लिया, तो टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं बचा क्योंकि रेसिडेंट रजिस्टर्ड नहीं है बेटा। सर और यूज बाय रेजिडेंस, यूज एज रेजिडेंस बाय रेसिडेंट इटसेल्फ या उसके एम्प्लॉय डायरेक्टर के लिए बेटा, सिंस वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए जीएसटी क्या रहेगा बेटा, एग्जाम रहेगा बच्चों। सरकार फिर होटल अकोमोडेशन, पहले था क्या 1000 रुपए तक का रूम रेंट है तो जीएसटी माफ था, अब सर 1000 हो या उससे कम हो, ज्यादा हो, वी डोंट केयर, टैक्स लगेगा। होटल हो, हॉस्टल हो, धर्मशाला हो, अधर्मशाला हो, सब पे टैक्स लगेगा। पर हाँ सर अगर आप प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस में बेटा, कहाँ हो बेटा, प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस में हो, और जैसे मंदिर है बेटा उसी के अंदर रूम बने हुए बेटा, तो रूम रेंट अगर 999 तक का है बेटा, कितना है 999 तक का, तो पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम था बेटा, वो विड्रॉ नहीं हुआ बेटा। क्लियर सर, आइए फिर कितना क्या बेटा, याद है बेटा एमआईडीसी महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल एरिया बेटा। सर उन्होंने अगर लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए कोई लैंड या कोई प्लॉट अगर लीज पे लिया है, तो अपफ्रंट अमाउंट जो पे किया है सर उस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज के लिए कोई लैंड लिया 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए, तो उसके अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, हमने पहले भी पढ़ा था अभी भी है बेटा। पर अगर मान लो आपने कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज दिया है या लोकेशन चार्ज लिया, जैसे फ्रंट रो में आपको चाहिए प्लॉट, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है बेटा, तो वो भी प्लॉट की कॉस्ट का पार्ट ही माना जाएगा और उसको भी अपफ्रंट अमाउंट ही माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। सर्कुलर था बेटा सरकार। देन ये वही वेयरहाउसिंग और स्टोरेज ऑफ सीरियल पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्जाम्प्ट बेटा। बाकी प्रोसेस्ड फूड के वेयरहाउसिंग स्टोरेज पे टैक्स लग गया, ये पॉइंट रिपीट किया मैंने क्योंकि यहाँ पे भी कवर था वहाँ पे भी कवर था बेटा। देन सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ध्यान बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर केवल 4 सर्विसेज अब एग्जाम्प्ट है बेटा, यहां से ये पॉइंट को काटा, क्लियर, और यहां पे अलग से पॉइंट डाल दिया बेटा। और क्या बोल दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, सर बुक पोस्ट, या आपने ऑर्डिनरी पोस्ट कराया ऑफ द एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से कम का वजन है ऑर्डिनरी पोस्ट का बेटा, या बुक पोस्ट किया आपने बेटा, या इनलैंड लेटर या पोस्ट कार्ड, ये आपने पोस्ट ऑफिस की सर्विस ली तो ही एग्जामिनेशन, बाकी सब केस में टैक्स लग जाएगा। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, भले ही आपने गवर्नमेंट को दिया है नॉन गवर्नमेंट को दिया, टैक्स लग जाएगा बच्चों। ये 4 पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम, तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, बाकी हर केस में टैक्स लगेगा, दिमाग खराब करने मत, भले रेसिडेंट गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, वी डोंट केयर। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, सर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर IRDA, सेबी, इनकी सर्विस पे अब जीएसटी लग जाएगा बेटा, जो भी इन्होंने फीस चार्ज किया, लाइसेंस फी चार्ज किया, जीएसटी लग जाएगा बेटा। और ध्यान रखना बेटा ये सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी बेटा, खास बात सर सर्विसेज बाय FSSAI, सेबी, IRDA, ये सब सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू होम बिजनेस एंटिटी, यहां टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि एनी सर्विस बाय बिजनेस एंटिटी टू एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भारत माता की जय। सर देन सरकार नेक्स्ट सर्विस क्या बेटा, सरकार ये वही अभी जो हमने पढ़ा अपफ्रंट अमाउंट लॉन्ग टर्म लीज वाला बेटा, सिंस पॉइंट रिपीट हुआ तो ये सर्कुलर भी मैंने यहाँ रिपीट किया बेटा। लोकेशन चार्ज, प्रोफेशनल लोकेशन चार्ज एग्जाम्प्ट रहेंगे बेटा। देन सरकार आ रहा है क्या, हाँ जी, अगर आपने ऐसा कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया है जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है बेटा, और वो काम आपने किसके लिए किया बेटा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट बेटा। पर यही काम अगर आपने इंडियन आर्मी के लिए किया बेटा, मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन आर्मी के लिए काम किया बेटा, क्लियर, या आपने सर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लिए काम किया है, तो सर ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर प्योर लेबर की सर्विस तो एग्जाम्प्ट है बेटा, मटेरियल प्लस लेबर है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बचा, तो जीएसटी विल रिमेन एग्जाम्प्ट बेटा। हाँ है ना भाई, जैसे सैनिटेशन कंजर्वेंसी सर्विसेज, सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज आर्टिकल नंबर 243W में कवर है बेटा, ये काम अगर आपने
इंडियन आर्मी के लिए किया है या सर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लिए किया तो मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या बेटा जीएसटी एग्जाम रहेगा बेटा। क्लियर? आइए बच्चा, फिर जीएसटी नेटवर्क की जो एक कंपनी बनाई हुई गवर्नमेंट ने बेटा टू मेंटेन द जीएसटी पोर्टल, तो जीएसटी नेटवर्क ने जो भी चार्ज लिया किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से फॉर इंप्लीमेंटेशन जीएसटी, अब टैक्स लग जाएगा बच्चों, वो एग्जाम नहीं रहा अब। क्लियर? डन। सर सर्विसेज बाय आरबीआई टैक्सेबल हो गया, सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई केवल एक एग्जाम थी बेटा, वो भी टैक्सेबल कर दी बेटा। आउट ऑफ इंडिया से मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सर्विसेज आरबीआई ने ली, तो अब वो टैक्सेबल हो गई है बच्चों। क्लियर? अच्छा ध्यान देना बेटा, अब क्वेश्चन में आ जाए सर्विसेज बाय आरबीआई या सर्विसेज टू आरबीआई, टैक्स लगा देना बेटा, समझे? क्लियर? अगर वो सर्विस कहीं और एग्जाम नहीं तो मतलब टैक्स लग जाएगा, आरबीआई की वजह से अलग से कोई एग्जाम्शन नहीं है बच्चों। क्लियर? सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज टू आरबीआई नाउ आर टैक्सेबल बेटा। सर नेक्स्ट क्या बेटा, सरकार आईआरडीए की सर्विस पे टैक्स एग्जाम कर दिया, टैक्स लगा दिया बेटा, वो हमने रिपीट किया यहाँ पे। सर फिर सरकार ये मेगा के सारे एग्जाम्शन खत्म हो गए बेटा, मेगा एग्जाम्शन लिखिए। अब 2 सर्कुलर और दे रखे मैंने इस चैप्टर के एंड में बेटा। अगर आप किसी टीवी चैनल पे एज ए गेस्ट एंकर गए बेटा और आपको वहां पर अपीयरेंस के लिए कोई गेस्ट एंकर की तरह आप टीवी चैनल पे गए बेटा और वहां पे आपको कोई ऑनरेरियम पे किया, आपने वो डिबेट में पार्टिसिपेट किया है किसी के लिए भी बेटा, तो यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ दैट टीवी चैनल बेटा, इसलिए आपको जो ऑनरेरियम पे किया दैट इज अ फीस व्हिच इज नॉट एग्जम्प्ट एनीवेयर, उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। हाँ, वो गेस्ट एंकर खुद का ही टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है बेटा, तो वो बात अलग है सर, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन अंडर जीएसटी, वो टैक्स पे नहीं करेगा, पर सर्विसेज टैक्सेबल, ये समझाया बेटा यहाँ पे। आइए बच्चों, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सर सर्कुलर यहाँ पे दिया गवर्नमेंट ने, क्लेरिफिकेशन ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया सर। हम अब तक क्या करते थे बेटा, हम ये मानते थे agreeing to the obligation to refrain from an act, to tolerate an act or a situation or to do an act, इसमें इस सर्विस को कवर करते हुए इस पे जीएसटी लगाते थे बेटा, पर इस सर्कुलर ने क्लियरली बहुत अच्छे से बोल दिया क्या, अगर आपने कोई काम नहीं परफॉर्म किया ढंग से या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज हो गए, पेनल्टी चार्ज हो गई, फाइन चार्ज हो गया, कोई लॉ का वायलेशन किया आपने, ट्रैफिक पुलिस के रूल्स तोड़े आपने, कोई फाइन पे किया आपने बेटा, या आपने कोई भी कानून तोड़ा उसके लिए आपसे कोई फाइन पेनल्टी चार्ज किया, जैसे आपने माइनिंग का आपको काम दिया गया बेटा, पर माइनिंग में बोला क्या इतना ही लिमिट तक माइनिंग करना है, एक्सेस माइनिंग कर लिया तो पेनल्टी चार्ज करेंगे, पर एक्सेस माइनिंग आपने कर लिया बेटा, माने नहीं बेटा, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया बेटा आपको, आपसे फाइन पेनल्टी चार्ज कर दिया बच्चा आपसे, या बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक बाउंस हो गया, बैंक ने चेक डिसऑनरिंग चार्ज ले लिया बेटा, या आप किसी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में थे बेटा, आपने 5 साल तक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किया था, उससे पहले अगर छोड़ोगे तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपने पहले छोड़ दिया बेटा, 50 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने लिए आपसे बेटा, ये सब पेनल्टी के नेचर में बेटा, ये These are not fees to the supplier of service बेटा, ऐसा नहीं कि सर कोई एम्प्लॉयर ने आपको कोई टॉलरेट करने की सर्विस दी है क्या, नहीं सर, आपने कानून तोड़ा है, आपने फीस दी गवर्नमेंट को कि हाँ ठीक है कानून तोड़ा, ये ले फीस ले बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ये ले फीस ले, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल, इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया क्या, These are mere flow of money, केवल मनी आना इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये सप्लाई ही नहीं है, शेड्यूल 2 में आने की बात तो आती ही नहीं है, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। सर फिर अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट लेट करता है बेटा, आपने उसे लेट पेमेंट चार्ज, डिलेड पेमेंट चार्ज ले ली बेटा, तो ऐसे केस में हमने वैल्यूएशन पढ़ा हुआ क्या, वो वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा, और जैसे टेलीफोन बिल लेट पे जमा कराया, लेट पेमेंट फी, लेट चार्ज लिया हमने, वो सप्लाई का पार्ट बनेगा, वैल्यू का पार्ट बनेगा, और वैल्यू पे जीएसटी लगता है तो इस पे भी लगेगा बेटा। फिर सर लाइट का कनेक्शन जब हम लेते हैं बेटा तो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज या फिक्स्ड चार्ज होता है बेटा, आप देखना लाइट के बिल के अंदर वेरिएबल चार्ज भी होता है, कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने वो, और फिक्स चार्ज भी होते हैं बेटा, तो फिक्स चार्ज को टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नहीं मानेंगे बेटा, सर फिक्स चार्ज भी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का एक पोर्शन ऑफ द चार्जेस है बेटा, और उसको सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ही क्लासिफाई करेंगे, और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, तो फिक्स चार्ज पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा बेटा। अच्छा, आपने कोई फ्लाइट टिकट बुक कराया, होटल का रूम बुक कराया, टूर बुक कराया, बाद में कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिलेशन चार्जेस पे सर्विस पर जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, क्योंकि टूर ऑपरेटर ने आपके लिए काम कर दिया था बेटा, बुकिंग करा दी उसने बेटा, फ्लाइट वालों ने टिकट बुक कर दिया, होटल वालों ने आपके लिए रूम बुक कर दिया, बाद में इन मोमेंट पे बोलते हो क्या कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिलेशन चार्ज लिया है आपने, जो एक तरह से इन लोगों ने क्या कि आपको फैसिलिटी दी कि ठीक है आप एक पेमेंट करके कैंसिलेशन करा सकते हो बेटा, तो इस पे जीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर? ये टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट में कवर नहीं होगा, इस पे जीएसटी लगेगा, ये कोई पेनल्टी नहीं है बेटा, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चार्ज होता है, जीएसटी लगेगा बच्चों इस पे। क्लियर? माहौल सर देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है बेटा, जब दुनिया को नामुमकिन लगे वही तो मौका होता है जब कुछ कर दिखाना होता है आपको, और ये मौका आपको भगवान ने दिया है सर, पूरा दम लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि सर लिखा है मैंने ऊपर क्या, बिलीव इन योरसेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यस यू कैन डू इट। सरकार आइए अगले अमेंडमेंट तरफ बढ़ते बेटा, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। सर याद है अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा आपको, पर सर अगर आप इन फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर हो तो आपको
बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट था, तो 90% और मोर वाला कंडीशन हटा दिया बेटा, मतलब आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट के भी सप्लायर है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फोर्टिले का बेनिफिट बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक सर। सर फिर सर रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ था बेटा, भाई आपका डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा बेटा, कब सर, उसमें कंडीशन दी क्या बेटा सर, जिसमें अमेंडमेंट किया, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, इफ यू आर अ रेगुलर टैक्स पेयर, और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है तो आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के अगर रिटर्न फाइल नहीं की है, रिटर्न मतलब 3B, तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखी है, आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो बेटा, तो 6 कॉन्जिक्यूटिव महीने के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। पर अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन बेटा, कौन हो बेटा, कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो बेटा, तो ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम वालों को तो रिटर्न फाइल ही एनुअली करना पड़ता है जीएसटी फॉर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल उससे पहले पहले, और उसमें भी आप लेट कर रहे हो बेटा, और 3 महीने एक्सटेंड हो गए बेटा। सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, क्या बोला मालिक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम वाले लोग, उनका अगर 3 महीने एक्सपायर हो गया बेटा और रिटर्न फाइल नहीं किया, देयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल बेटा। क्लियर, पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न था बेटा, मतलब 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे, प्रैक्टिकली काम का पॉइंट था नहीं बेटा, इसलिए अमेंडमेंट क्या और बोल दिया क्या, अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से 3 महीने भी एक्सपायर हो गए तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर, डन सर। फिर देखिए सर, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट लिखा बेटा, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बोल दिया क्या कि चिंता मत करो सर, अगर कभी भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, अभी हमने पढ़ा ना बेटा 6 महीने के रिटर्न, या आपने क्यूआरएमपी स्कीम लेकर 2 क्वार्टर के रिटर्न, या आप कंपोजिशन स्कीम में तो 3 महीने एक्सपायर हो गए रिटर्न फाइल नहीं किए, और उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसीडिंग शुरू कर दिया, आपको नोटिस इशू कर दिया बेटा। तो आप नोटिस का रिप्लाई देने की जगह पे क्या कर रहे हो, वो जो पेंडिंग रिटर्न थे वो फाइल कर दो बेटा। अगर डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दिया पर अभी तक ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास नहीं हुआ, तो बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन अगर आपने पेंडिंग जो रिटर्न थे वो सारे फाइल कर दिए, टैक्स जो पेंडिंग था पे कर दिया विद लेट फाइलिंग फी, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग्स वहां ड्रॉप कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, और आपका जो सर कैंसिलेशन का सिस्टम था क्लियर वो खत्म हो जाएगा, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन लाइव हो जाएगा बेटा। भारत माता की जय। सरकार आइए सर, हम पढ़ चुके बेटा क्या सर, टीसीएस स्टेटमेंट अगर फाइल किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने और उससे कोई गलती हो गई तो कब तक रेक्टिफाई कर सकता है, 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक बच्चों। हाँ है ना भाई। अच्छा सर, टीसीएस वालों को बोला था क्या, एक रूल नंबर 79 दे रखा था कि सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल किया, टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट किया, दोनों में मिसमैच आया, तो एक प्रोसीजर दे रखा था रूल नंबर 79 में, पर प्रैक्टिकली वो कॉमन पोर्टल पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उस रूल को डिलीट कर दिया बेटा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा, वो रूल का प्रोसीजर खत्म किया बेटा इन्होंने, तो मैचिंग तो अभी भी करेंगे, मिसमैच आया तो मामला गड़बड़ है बेटा। क्लियर, वो तो अभी भी होगा बेटा। आइए बच्चों सर अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं हम, पेमेंट ऑफ टैक्स। एक सेकंड सर, 1 मिनट पॉज ले लेता हूं बेटा, मैं गला दुखने लग गया। हाँ जी सरकार, सर पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर ध्यान रखना बेटा, अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई और आईएमपीएस भी अलाउ कर दिया है अलॉन्ग विद द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग बेटा, मतलब यूपीआई और आईएमपीएस के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो जीएसटी का, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बेटा, ओके सर। प्लस सर बड़ा अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अच्छा हमने ये पढ़ा हुआ है क्या, किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से आप किसी भी अदर मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो बच्चा। प्लस अभी अलाउ कर दिया क्या, सीजीएसटी और आईजीएसटी से डिस्टिंक्ट पर्सन की भी सीजीएसटी आईजीएसटी में आप कोई भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो कैश लेजर से बेटा। क्लियर, पर जो ट्रांसफर कर रहा है उसके खुद का ही टैक्स लायबिलिटी ड्यू है बेटा, खुद की लायबिलिटी पहले पे कर भाई, फिर किसी और मतलब अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को बाद में फंड ट्रांसफर करना, पहले खुद का लायबिलिटी पे करना पड़ेगा आपको। क्लियर, ठीक सर। फिर सरकार एक रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4 भी ऐड हुआ, वो बोलता है कि मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कोई रिफंड क्लेम किया, आपको रिफंड मिल गया, अब 1 लाख का आपने रिफंड क्लेम किया, रिफंड मिल गया, तो 1 लाख रुपये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो गया होगा बेटा, कम हो गया होगा बेटा, फिर बाद में पता पड़ा क्या ये रिफंड जो आपने क्लेम किया वो गलत था बेटा, तो आपने वो अमाउंट गवर्नमेंट को वापस से पे किया, तो जो अमाउंट आपने गवर्नमेंट को वापस से पे किया एरनियस रिफंड का, वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार एक सर्कुलर इशू हुआ, सर्कुलर क्या बोलता है बेटा, सबसे पहली बात सर आपको आईटीसी जो यूज करना है किसके लिए करना है, टैक्स को पे करने के लिए यूज करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फाइलिंग फी अदर ड्यूज के लिए कभी भी आईटीसी यूज नहीं आता है। अच्छा अब जो टैक्स का लायबिलिटी आ रहा है उसके लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो, तो सर भले ही वो सेल्फ असेस किया हुआ टैक्स हो या डिपार्टमेंट ने मान लो किसी प्रोसीडिंग में आप पे डिमांड रेज करी हो, या किसी भी प्रोसीडिंग में डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया आपको कि साहब इतना टैक्स बनता है, वो पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्लियर। अच्छा, अगर आपकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज कहती है तो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी पे करने के लिए हमेशा कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका इनवर्ड सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। क्लियर। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी वगैरह के लिए आपको हमेशा कैश लेजर यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर से कभी भी काम नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो आपको कभी रिफंड मिल गया, अब वो रिफंड का अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस से पे बैक करना है क्योंकि वो एरोनियस रिफंड था, तो दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली बेटा, उसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते बच्चों। सर देन बड़ा ही सुंदर अमेंडमेंट, बड़ा ही काम का अमेंडमेंट, बहुत ही शानदार अमेंडमेंट हुआ है साहब रेट्रोस्पेक्टिव, जो इस एग्जाम्स के लिए मई 23 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। एक तो ध्यान रखिएगा, आगे वो लिक्विडिटी डैमेजेस वाला मैंने जो पॉइंट बताया वो, प्लस एक ये सर, इन दोनों का मुझे लगता है शॉर्ट क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में, बने ना बने बात की बात है बेटा, मुझे ऐसा लगता है बनना चाहिए बेटा। सरकार सुनना बात को ध्यान से, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सर अगर आपने कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स लेट किया है तो इंटरेस्ट लगेगा बेटा। क्लियर। अच्छा, आपने अगर केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए बेटा तो नेट टैक्स पेबल इन कैश, सर उसी पे आपका इंटरेस्ट लगता है बेटा। पर अगर आपने सर जनवरी महीने की लायबिलिटी, आपने जनवरी महीने का रिटर्न फाइल कर दिया पर उसमें कोई ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करना रह गया और वो ट्रांजैक्शन आपने जुलाई महीने में डिक्लेयर किया, जुलाई महीने के रिटर्न फाइल करते वक्त, तो ऐसे केस में ग्रॉस टैक्स पेबल, भले ही 40,000 की लायबिलिटी थी, 30,000 का आपके पास क्रेडिट था, 10,000 आपने पे किया थ्रू कैश लेजर, फिर भी 40,000 पूरे पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum। ये जो मैंने बताया तो केवल रिवाइज कराया मैंने प्रोविजन, इसमें कोई अमेंडमेंट ना तो था ना है। क्लियर। पर यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं बेटा, क्या अगर आपने कभी भी रॉन्ग आईटीसी अवेल कर लिया, रॉन्ग आईटीसी अवेल कर लिया पर आपने यूज करने से पहले उसको रिवर्स कर दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल। पर अगर आपने रॉन्ग आईटीसी को अवेल करके यूज कर लिया तो जिस महीने की लायबिलिटी को पे करने में आपने यूज किया, जितना अमाउंट आपने यूज किया सर, उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक आपने वो आईटीसी को गवर्नमेंट को वापस से पे नहीं कर दिया बेटा। अच्छा सर, आपने किस दिन यूज किया कब मानेंगे बेटा? जिस महीने में मान लो 10 लाख आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया जनवरी में बेटा, पर मार्च महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त आपने उस 2 लाख को यूज किया, 10 लाख में से 2 लाख को यूज किया बेटा, तो ऐसे केस में सर मार्च महीने का रिटर्न कब आपने फाइल किया बेटा? तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ द मार्च मान लो 18 अप्रैल बेटा, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द अप्रैल महीने मार्च महीने का रिटर्न मतलब 20 अप्रैल बेटा, विच एवर इज अर्लियर बेटा। मान लो आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो था वहां से इंटरेस्ट काउंट होगा बेटा, और अगर आपने रिटर्न पहले फाइल कर दिया तो जब रिटर्न फाइल किया उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट काउंट होगा बेटा। क्लियर। तो सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द रेस्पेक्टिव मंथ या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द रेस्पेक्टिव मंथ जब आपने क्रेडिट यूज किया, विच एवर इज अर्लियर, उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। जब आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को तब तक का इंटरेस्ट 18% पर annum, नॉट द 24%, 18% पर annum पे करना पड़ेगा बेटा। क्लियर। अच्छा, किस महीने में मानेंगे कि आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल वाला यूज किया? सर जिस महीने में, जैसे आपने 10 लाख का आपने आईटीसी बैलेंस आईटीसी लिया जो रॉन्ग था बेटा। क्लियर। रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी कितना था बेटा? 10 लाख का। तो अगर किसी महीने में आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से कम जाता है तो जितना कम गया उतना मानेंगे उस महीने में आपने उतना अमाउंट को यूज किया। सर मतलब हमेशा ये मानेंगे कि जो सही क्रेडिट थी वो पहले आपने यूज करी और फिर रॉन्ग क्रेडिट जो थी वो लास्ट में यूज है, ऐसा माना जाएगा बेटा। क्लियर। डन। तो सर इस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। और डिटेल में मैंने बात करी बेटा, आपसे कहा जो मेरा मेन अमेंडमेंट लेक्चर था बेटा, भारत माता की जय, शायद आपसे आपको रिवाइज आ गया बेटा, पॉइंट पूरा रिवीजन हो गया बेटा इसका। सरकार फिर क्रेडिट नोट इशू करना कब तक कर सकते हो बेटा? वही 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर बच्चों। क्लियर। डन। सर फिर देखिए आप बेटा ई इनवॉइस। सर ई इनवॉइस के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी हो गई किसके लिए? सर जिनका भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हो गया था तो ऐसे केस में B2B सप्लाई अगर आप कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे बच्चों। मतलब 20 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट कर दी बच्चा, किसके लिए? ई इनवॉइस के लिए बच्चों। और हाँ सर ये हमने पढ़ा था क्या, ई इनवॉइस के प्रोविजंस इन फॉलोइंग केस में एप्लीकेबल नहीं, जैसे SEZ यूनिट हो गया बेटा, बैंकिंग कंपनीज वगैरह हो गई, तो इनको जब ये लोग बिल इशू करेंगे उस बिल पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्या कि साहब हमारे लिए ऑल्दो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट जो बता रखी ई इनवॉइस के लिए बेटा, पर हमारे को एग्जामिनेशन दे रखा है एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू द ई इनवॉइस सो दैट कस्टमर परेशान नहीं हो और कस्टमर को उस बिल के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा जो ई इनवॉइस नहीं है फिर भी बेटा। क्लियर। इनको बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। प्लस नेक्स्ट अमेंडमेंट आया क्या सर, एनआरटीपी के लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या हो गया बेटा? 13, पहले था 20 तारीख बेटा, चेंज करके कितना कर दिया बेटा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बेटा। क्लियर। देन सर रिटर्न में कोई गलती होगी रेक्टिफाई करना कब तक कर सकते हो बेटा? जो मैंने पढ़ाया आपको बेटा 30 नवंबर जो सितंबर महीने था उसको हटा के क्या कर दिया बेटा 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। देन सर बोल दिया क्या, अगर आपको करंट पीरियड का जीएसटी 1 फाइल करना है तो सर जब तक प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का आपने जीएसटी 1 फाइल नहीं किया आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 फाइल नहीं कर सकते। हाँ कमिश्नर को पावर दिया, गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो किसी स्पेशल केस में अलाउ कर देगा, अलग बात है बच्चा। क्लियर। देन सर नेक्स्ट आता है क्या सर, अच्छा सेक्शन नंबर 38 इंसर्ट किया बेटा इन्होंने थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022। सर सेक्शन नंबर 38 कुछ भी नहीं है, सिंपल सर जो जीएसटी 2B था ना बेटा, जीएसटी 2B, अब जीएसटी 2B जो था बेटा ये सब रूल नंबर
7 और 8 ऑफ रूल नंबर 60 से है बेटा, पर एक्ट का अथॉरिटी नहीं था, तो एक्ट का अथॉरिटी देने के लिए सेक्शन नंबर 38 इंसर्ट कर दिया बेटा, सेक्शन नंबर 38 को रिप्लेस कर दिया बेटा। पहले जो जीएसटीआर 2 के लिए हुआ करता था वो अब जीएसटीआर 2B के लिए हो गया बेटा। अच्छा, इस सेक्शन नंबर 38 में ये भी बता दिया कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो क्रेडिट आ रही है बेटा, उसमें हमारे पास पावर है कि हम प्रिस्क्राइब बैनर में बता देंगे कि ये इनएलिजिबल क्रेडिट होगा बेटा। याद है बेटा सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट के बाद अगर कोई क्रेडिट आ रही है 2B के अंदर तो वो एलिजिबल नहीं होगा बेटा। वो पावर सारे दे दिए 38 के थ्रू, बाकी हमने रेस्पेक्टिव प्रोविजन पढ़े हुए बेटा ऑलरेडी। अच्छा, फॉर्म नोट जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट होता बेटा, ऑटो ड्राफ्टेड नहीं है बेटा, तो ये वर्ड में एक एरर था तो ऑटो जनरेट कर दिया बेटा यहाँ पे सरकार। देन देखिए सर, क्या अगर आपने रिटर्न फाइल करना बेटा तो रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे, रिटर्न मतलब 3B, रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपने आपको करंट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करना है, तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपका रिटर्न फाइल होना चाहिए, प्लस सर करंट टैक्स पीरियड का आपका जीएसटीआर 1 भी फाइल हो जाना चाहिए बेटा। मतलब आपने करंट पीरियड का अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो करंट पीरियड का 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे आप, प्लस पिछले महीने का आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के सर ऐसा कहानी जमा दिया इन्होंने कि हर महीने का रेगुलरली आपको जीएसटीआर 1 और 3B दोनों रेगुलरली फाइल करने पड़ेंगे, नहीं तो सर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे ना जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे बच्चों आप। क्लियर? प्लस गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो स्पेशल केस में अलाउ कर दे आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस, वो एक अलग बात है सर। फिर एनुअल रिटर्न जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है बेटा उनके लिए एग्जम्पशन अभी भी कंटिन्यू बेटा, कोई खास बात नहीं एनुअल रिटर्न के लिए बेटा। सर देन अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट होते बेटा, लेट फाइलिंग फी लगती है बेटा, पर यहाँ पे टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने में अगर लेट हो गए तो उनके लिए भी लेट फाइलिंग फी लगेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा, टीसीएस स्टेटमेंट बाय ईसीओ फाइल करने में लेट हो गए तो सर इनको भी लेट फाइलिंग फी पे करनी पड़ेगी, पर इनके लिए फी कितना है ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000 अंडर सीजीएसटी। ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट ने वो रिड्यूस्ड लेट फाइलिंग फी दी ना बेटा, उसमें टीसीएस वालों के लिए रिड्यूस्ड लेट फाइलिंग फी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजन अगर टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करने में लेट हो गया जीएसटीआर 8 तो इसको ₹100 पर डे लाइट फाइलिंग फी पे करना पड़ेगा सीजीएसटी में बेटा। क्लियर? डन सर। फिर क्या था बेटा, यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एक काम दे रखा था क्या, आप इनवर्ट सप्लाई के स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो, पर इनवर्ट सप्लाई का स्टेटमेंट जीएसटीआर 2 तो अभी है ही नहीं बेटा, तो ये वर्ड काम करी तो यहाँ से हटा दिया बेटा, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। सर फिर आइए बच्चों रिफंड का चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 14। सरकार यहाँ पर अगर आपने रिलेवेंट डेट 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, 2 साल कब से बेटा, रिलेवेंट डेट से 2 साल। अगर आपने एसईजेड को कोई गुड सप्लाई किया, देखो आपने अगर एक्सपोर्ट किया तो उसके लिए रिलेवेंट डेट दे रखा था, पर अगर आपने एसईजेड को कोई गुड सप्लाई किया, एसईजेड की यूनिट डेवलपर को सप्लाई किया आपने कोई गुड्स या सर्विसेज, तो ऐसे केस में 2 साल कब से सर, जिस पर्टिकुलर मंथ में आपने सप्लाई किया था उस मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होगा वहां से 2 साल काउंट करेंगे, भले आपको आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना हो या आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन किया तो आईटीसी का रिफंड क्लेम करना हो। 2 साल कब से बेटा, रिलेवेंट पीरियड के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 2 साल काउंट करेंगे बच्चों। ठीक है साहब? आइए बच्चों रिफंड के अंदर अगला और क्या देखा है सर? हाँ जी, हाँ बड़ा ही शानदार पॉइंट दे रखा बेटा। नेक्स्ट बस ये था बेटा, ओके सर, बड़ा ही शानदार सर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के फॉर्मूले के लिए बोल दिया क्या सर, इनपुट्स के क्रेडिट का रिफंड मिलता है बेटा अगर आपके इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस बेटा, तो ऐसे केस में योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा। अब ऐसे केस में क्या बोल दिया बेटा सर, आपने जितना भी रिफंड लेना बेटा, तो अगर मान लो आपकी मल्टीपल सप्लाई है तो सर टर्नओवर ऑफ द सप्लाई जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली सप्लाई बेटा डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी करके जो अमाउंट आएगा ये एलोकेट हो गया किसके लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज के लिए बेटा। नेट आईटीसी मतलब आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स बेटा, ओनली इनपुट्स। क्लियर? अच्छा अब ये एलोकेट हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाई के लिए बेटा। अब माइनस करेंगे खुद का लायबिलिटी बेटा, अब खुद का लायबिलिटी पे करेंगे केवल इनपुट के लिए, गलत नहीं यार तो सर खुद का जो लायबिलिटी आ रहा था बेटा, खुद का जो टैक्स पे करने का लायबिलिटी आ रहा था बेटा, अब वो आईटीसी जो एलोकेट हुआ तो इनपुट का एलोकेट हुआ बेटा। अब उसमें से ही खुद का लायबिलिटी मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मान लो ये पेंसिल, इस पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 5%, इसके इनपुट रेट कितना बेटा 18% बेटा, तो इसका जो 5% लायबिलिटी है वो क्या केवल इनपुट से यूज करेंगे क्या, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, इसका जो लायबिलिटी है सर, इसकी लायबिलिटी को भी आप प्रोपोर्शनेटली एक बार डिवाइड कर लीजिए किसमें, इनपुट्स का आईटीसी डिवाइड बाय टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस बेटा। तो जो प्रोपोर्शनेट इनपुट का आईटीसी इसके लिए यूज आना चाहिए उतना ही लेस कराएंगे इस फॉर्मूला में से, सो दैट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी आपको क्लेम मिल जाए एज अ रिफंड बेटा। अच्छा मतलब अगर आपका इनवर्ट सप्लाई इनपुट सर्विसेज भी है तो उनके लिए फायदेमंद है ये बेटा, और यहाँ पे रिफंड ज्यादा मिलेगा बेटा इसको। क्लियर? ये मैंने आपको पढ़ा रखा डिटेल के अंदर, अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर बच्चा सर, ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है विथ एग्जाम्पल। ओके सर आइए नेक्स्ट बात क्या बेटा, अच्छा हाँ सर्कुलर के अंदर एक सर्कुलर और ऐड कर दिया बच्चों। सर मान लो मैं ट्रेडिंग करता हूं बेटा, मान लो ये जब पेंसिल मैंने परचेज किया था तब इस पे रेट था कितना 18%, अभी इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना कर दिया बेटा 5%। तो अगर
परचेज पे 18% था, सेल पे 5% हो गया, तो क्या मैंने कोई नया गुड्स बनाया क्या? नहीं, तो केवल चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है, उसकी वजह से आपके इनपुट्स पर रेट हायर है और परचेज पर रेट लोअर है, तो ऐसे केस में भाई साहब दिस इज नॉट द केस फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और ऐसे केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर? पर किसी कंसेशनल रेट, स्पेशली कोई नोटिफिकेशन इशू करके कोई कंसेशनल रेट दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सपोर्टर को सप्लाई करते हो, जो एक्सपोर्टर डायरेक्ट पोर्ट पे ले जाता है गुड्स और वहां से एक्सपोर्ट करता है बेटा गुड्स, तो वहां पे 0.1% टैक्स पे करना पड़ता है बेटा। अब उस वजह से इस पे रेट तो 18% था, अभी भी 18 है, पर उस स्पेशल नोटिफिकेशन की वजह से मेरी सेल रेट कितना आ रहा है बेटा? 0.1%। तो ऐसे केस में माय केस विल बी फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मेरा केस आता है तो मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मेरे गुड्स नील रिलेटेड है या एग्जाम कर दिया बेटा पूरा ही, तो आईटीसी मिलता ही नहीं, रिफंड की बात तो आती नहीं बच्चा। क्लियर? अच्छा, जो गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करी हुई कि यहाँ पे इनके केस में रिफंड नहीं मिलेगा, तो वहां नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर? आइए बच्चों, अच्छा वो यूआईएन होल्डर्स, इनको रिफंड क्लेम करने का टाइम लिमिट जो 18 महीने का था उसको 2 साल कर दिया बेटा। मतलब जिस क्वार्टर में इन्होंने इनवर्ट सप्लाई लिया है वो क्वार्टर खत्म होने के 2 साल के अंदर ये रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। देन सरकार ध्यान देना बेटा, रिटेल आउटलेट्स, सर जो डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर, जो रिटेल आउटलेट से बेटा उनके लिए जो रूल नंबर 95A दे रखा था वो काट दिया। मतलब क्यों? क्योंकि अब उसको एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। झगड़ा चल रहा था बहुत टाइम से बेटा, अब इनको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो जीरो डेट सप्लाई में कवर हो जाएगा, तो अलग से रूल देने की जरूरत नहीं, जीरो डेट सप्लाई के जो प्रोविजन है वही यहाँ पे अप्लाई होंगे बच्चों। सर फिर जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो होता है बेटा, उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या लेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोला क्या, जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी शिपिंग बिल के अंदर एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर जो आपने जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर करी है, व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर। सरकार वापस सुनना बेटा, जो वैल्यू आपने डिक्लेयर करी इन द शिपिंग बिल एज द एफओबी वैल्यू या वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर व्हिचएवर इज लोअर जो होगा वो वैल्यू लेंगे एज अ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बेटा। अच्छा, ये जो वैल्यू लेंगे इस वैल्यू को फिर डोमेस्टिक मार्केट की जो लाइक काइंड ऑफ लाइक गुड्स अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा होता वो कितने में बेचा होता, उसका 1.5 टाइम्स, और ये जो वैल्यू आई वो व्हिचएवर इज लोअर, वो जीरो डेट सप्लाई की डेफिनेशन जाएगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बेटा। सरकार आइए बच्चों नेक्स्ट, सर फिर रूल नंबर 96, अगर आपने कोई गुड्स जो एक्सपोर्ट किया है उस पर अगर आईजीएसटी पे किया और आईजीएसटी का अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उसके प्रोसीजर में थोड़ा बहुत चेंज था बेटा। वो क्या था, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता बेटा, बहुत खास बात नहीं थी बेटा। सबसे पहली बात बोल दिया क्या, अगर आपने जीएसटीआर 1 जो फाइल किया उसमें एक्सपोर्ट दिखा है और उसमें आपने आईजीएसटी पे किया, और सर जो आपने शिपिंग बिल फाइल किया था बेटा, कस्टम डिपार्टमेंट पोर्टल क्या करता बेटा, इसको मैच करता है। अगर वहां पे कोई मिसमैच आया तो आपको रिफंड तब तक नहीं ग्रांट करेंगे जब तक कि वो मिसमैच रेक्टिफाई नहीं हो जाए, मैचिंग होगा उसके बाद ही रिफंड मिलेगा आईजीएसटी का बेटा। प्लस सर गवर्नमेंट को पावर दिया, कमिश्नर को पावर दिया कि वो आपका जो रिफंड है आईजीएसटी का उसको विथहोल्ड कर सकता है बेटा। और विथहोल्ड करने के कारण क्या था बेटा, कोई डेटा एनालिसिस या रिस्क पैरामीटर से पता पड़ा कि आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिफंड मिलेगा बेटा, बाद में वरना रिफंड नहीं देंगे बेटा। मान लो आपने फ्रॉड वगैरह किए और आपके डेटाबेस से पता पड़ा क्या मामला गड़बड़ है और आप आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, आपका रिफंड विथहोल्ड कर देंगे। रिफंड विथहोल्ड करने के बाद आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर बेटा वहां आपकी फाइल को शिफ्ट कर देंगे बेटा, एंड सर वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वेरीफाई करेगा, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करेगा, उसको लगता है कि मामला सही है तो रिफंड अलाउ होगा, वरना रिफंड अलाउ नहीं होगा। ये मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया बच्चों। क्लियर? आइए बच्चों नेक्स्ट, एक सर्कुलर इशू हुआ बेटा। सर्कुलर क्या बोलता है बच्चों, देखना ध्यान से। सर जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो बेटा, अब मान लो डीम्ड एक्सपोर्ट में सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पर्सन रिफंड ले सकता है बेटा। अब मान लो रेसिपिएंट रिफंड ले रहा है, कौन ले रहा है बेटा, रेसिपिएंट अगर रिफंड ले रहा है तो सर रेसिपिएंट जब रिफंड लेता है बेटा तो वहां पे प्रैक्टिकल एक इश्यू आ रहा था बेटा कि रिफंड लेने के लिए प्रैक्टिकली क्या करना होता था, उसको पहले उस अमाउंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता था बेटा, और फिर उसका रिफंड वो ले सकता था बच्चों। क्लियर? तो केवल वो ऑपरेशनल डिफिकल्टी आ रही थी इसलिए वो आईटीसी अकाउंट में पहले वो अमाउंट ले रहा था, फिर उसका रिफंड ले रहा था। तो क्या उसको आईटीसी अवॉइड मानेंगे? आंसर है नो। ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि सर सेक्शन नंबर 17 मतलब रूल नंबर 42 43 याद है बेटा आपको, सर कॉमन इनपुट सर्विस कॉमन कैपिटल का प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है बेटा। तो क्या ये जो आपने केवल रिफंड क्लेम करने के लिए एक बार आईटीसी अकाउंट में पैसा डाला और फिर रिफंड क्लेम किया डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, तो क्या इसको रूल नंबर 42 43 अप्लाई करके प्रोपोर्शनल रिवर्सल करेंगे? आंसर इज नो, पूरा रिफंड लो, बात खत्म बेटा। क्लियर? सेम वे सर हमने जो पढ़ा ना जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्रोपोर्शनेट इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है। सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो आपने इनपुट्स पे आईटीसी अवेल किया उसका रिफंड मिलता है। तो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट वाला इनवर्ट सप्लाई लिया
और केवल रिफंड क्लेम करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक बार क्रेडिट किया और फिर उसका रिफंड लिया, तो क्या उसको भी आईटीसी अवेल्ड लेके क्या उसका भी प्रोपोर्शनल करेंगे बेटा? आंसर इज नो, उसको आईटीसी अवेल्ड मानने का ही नहीं बच्चा। क्लियर? आओ बच्चों, कर हर मैदान फतेह कर देंगे हम फतेह, भारत माता की जय करेंगे सर। आइए बच्चों नेक्स्ट, एक सर्कुलर इशू हुआ क्या सर, एक इंस्ट्रक्शन इशू किया डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स के लिए कि आप जब सर्च इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो भाई साहब, उस टाइम पे अगर आपको लगता है मामला गड़बड़ तो आप डिपार्टमेंट एसएससी को शोकोज नोटिस दे सकता है बेटा। फिर शोकोज नोटिस के बाद में सर वो अपना रिप्लाई देगा, हियरिंग वगैरह होगी, उसके बाद कंफर्म होगा तो डिमांड ऑर्डर आएगा, डिमांड ऑर्डर के बाद उसके बाद अपील का राइट है बेटा, अपील में भी अगर वो हार गया तब जाके रिकवरी की बात आएगी साहब। आप उसी टाइम पे जब इंस्पेक्शन कर रहे हो तब आप क्या फोर्सफुली उससे रिकवरी कर सकते हो क्या बेटा? नहीं। तो डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया कि उस टाइम रिकवरी मत किया करो आप। हाँ, एसएससी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो अगर वॉलंटरी टैक्स पे करना चाहे उस टाइम पे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी वो पे करे, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, पर आप उससे उस टाइम पे रिकवरी नहीं कर सकते विदाउट फॉलोइंग दिस एंटायर प्रोसीजर बेटा। आओ बच्चों सर अगले पॉइंट पर बढ़ते बच्चा हम। सर एक बड़ा ही सुंदर सर्कुलर, अगेन इस पे लिख देना क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सर वेरी वेरी गुड सर्कुलर, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोगस बिल वाला केस बेटा, सर मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ समझाता हूँ मस्त तरीके से सर। मान लो यहाँ पे लेता हूँ सर ये पूरा सर्कुलर, सर बोगस बिल इशू किया मिस्टर ए ने, किस पे? मिस्टर बी पे। ये केस नंबर 1 बताना बेटा मैं आपको। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोगस बिल इशू किया, मिस्टर ए ने एक्चुअली कोई सप्लाई नहीं किया और मिस्टर बी ने क्या किया बेटा, अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए उस आईटीसी को यूज कर लिया बेटा, बोगस बिल वाले आईटीसी को यूज कर लिया बेटा। केस नंबर 1 ये था बेटा। तो पहली बात, ए पे कितना पेनल्टी, बी पे कितना पेनल्टी, क्या प्रोविजंस लगेंगे, वो इस सर्कुलर ने समझाया। सबसे पहली बात, सिंस ए ने एक्चुअली कोई सप्लाई नहीं किया तो लेवी नहीं हुआ, लेवी नहीं हुआ तो लायबिलिटी नहीं आई, लायबिलिटी नहीं आई तो सेक्शन नंबर 73 74 की बात नहीं आएगी, क्योंकि 73 74 की बात कब आती है बेटा? शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी नॉन लेवी के केस में बात आती है। इस केस में शॉर्ट लेवी नॉन लेवी है ही नहीं बेटा, टैक्स लगता ही नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केस में पेमेंट की बात आती ही नहीं बेटा, इसलिए 73 74 नहीं लगेगा। पर इसने ऑफेंस के अंडर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 बेटा, आइटम नंबर 2 बेटा। क्लियर? सर वो याद है ऑफेंसेस पेनल्टीज के चैप्टर में जो फर्स्ट सेक्शन दे रखा है 122 सेक्शन नंबर, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दे रखे बेटा, लिस्ट ऑफ ऑफेंस। ये ऑफेंस उसने किया है और वहां पे दे रखा क्या, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी बेटा। क्लियर? ये पेनल्टी लगेगा। मान लो 10 लाख का बिल था, उस पर जीएसटी था 1,80,000 बेटा, तो 1,80,000 का पेनल्टी इस मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। अब कहानी आती क्या, बी। अब तेरा क्या होगा कालिया? सर तो यहां बोल दिया क्या, मिस्टर बी ने क्या किया बेटा, उस बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया। तो सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, आपको गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव होना चाहिए तब क्रेडिट ले सकते हो बेटा। आपने केवल बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया बेटा, बोगस बिल के बेस पे। तो सर आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया, फिर आपने अपनी एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने के लिए उस आईटीसी को यूज किया, मतलब आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया बेटा। 1,80,000 का आपने क्रेडिट लेके उसको यूज किया, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया, 74 में फंस गया बेटा। योर इंटेंशन वाज टू इवेड द टैक्स। तो सेक्शन नंबर 74 की पेनल्टी लगेगी सर। क्या लगेगी सर? सेक्शन नंबर 74 की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन नंबर 74 की पेनल्टी क्या बोलता है बेटा, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये लगेगा। प्लस सिंस ये ऑफेंस सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 उसके क्लोज नंबर 7 में भी कवर है बेटा। कहां कवर है बेटा? क्लोज नंबर 7 में भी कवर है ये वाला ऑफेंस बच्चों। पर यहां बोल दिया क्या सर, सेक्शन नंबर 74 अगर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, सेक्शन नंबर 74 अगर आपके लिए लग रहा है तो एक सेक्शन नंबर 75 में बात कही क्या, अगर कोई पेनल्टी सेक्शन नंबर 73 या 74 की लग गई तो सर किसी और प्रोविजन ऑफ द एक्ट का कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगेगा, इसलिए यही पे पेनल्टी लगेगा, ये वाला पेनल्टी इसके केस में नहीं लगेगा। क्लियर? ये था आपका केस नंबर 1। अब मैं बनाता हूं केस नंबर 2 बेटा। तो केस नंबर 1 अब बन रहा है केस नंबर 2। ए ने क्या किया बेटा, बोगस बिल दिया किसको, बी को। बी ने क्या किया, केवल वो बोगस बिल आगे पास ऑन कर दिया किसको, सी को। मतलब ए ने बी को बोगस बिल दिया, उस बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया बी ने भी आगे बोगस बिल इशू किया किसको, सी को। और सी ने एक्चुअल लायबिलिटी पे करने के लिए उस बोगस बिल को यूज किया बेटा। क्लियर? अच्छा तो ए पे कितना पेनल्टी है ये हमने बात कर ली बेटा, 100% टैक्स इन्वॉल्व बेटा। सी पे कितना पेनल्टी लगेगा, ये सेक्शन नंबर 74 का पेनल्टी लगेगा बेटा, हमने बात कर ली बच्चों। क्लियर? इस पे 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 नहीं लगेगा। अब बी पे कितना पेनल्टी लगेगा बेटा, देखो बी ने दो काम किए बेटा। बी ने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया है और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट पास ऑन किया है। क्लियर? तो सर सिंस इसने एक्चुअली सप्लाई नहीं किया, तो 73 74 में कवर नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी नॉन लेवी, एरियस रिफंड में कवर नहीं हो रही है क्योंकि लेवी नहीं हुआ टैक्स इसलिए। पर सिंस इसने ऑफेंस किया है, बोगस बिल इशू किया, इसलिए सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 जो इस पे पेनल्टी लगी थी बेटा ये वाली, वो इस पे भी लगेगी बेटा। प्लस
इस पे एक पेनल्टी वो लगेगा बेटा 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 वाला बोगस बिल इश्यू करने वाला पेनल्टी बेटा, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेने वाला बेटा पेनल्टी बेटा। क्लियर? ये इस केस में क्यों नहीं लगा था बेटा? क्योंकि यहाँ 74 लग रहा था बेटा, मतलब बी पे इन दोनों प्रोविजन का पेनल्टी लग जाएगा 100% टैक्स इन्वॉल्व इस क्लोज की वजह से और 100% टैक्स इन्वॉल्व इस क्लोज की वजह से 200% पेनल्टी लग जाएगा बी पे बेटा, बैंड बच जाएगी सर इसकी। ये दुआ करेगा काश में 74 में कवर होता बेटा। क्लियर? तो एक बार ही पेनल्टी लगता है बच्चा कम से कम। क्लियर? दोनों बैंड बच जाएगी नहीं इसकी बेटा। प्लस सर एक चीज और ध्यान रखना इन दोनों केस में, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है बेटा, जो कंसल्टेंट है जिसने ये सारा काम करवाया है बेटा, क्लियर, उसके लिए सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1A का पेनल्टी अलग से लगेगा, क्योंकि जो पर्सन जिसकी इंस्टेंसेस पे ट्रांजैक्शन हुए एंड हु हैज द रिटर्न द बेनिफिट आउट ऑफ द सच ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन्वॉल्वड इन दिस केस बेटा। क्लियर? प्लस बेटा अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्वड एक्सीडिंग ₹5 करोड़ हो जाता है तो 5 साल तक की जेल बेटा, याद आया बेटा? अगर अमाउंट मोर देन ₹1 करोड़ अप टू ₹2 करोड़ है तो 1 साल तक की जेल, 2 करोड़ से ज्यादा पर अप टू ₹5 करोड़ है तो 3 साल तक की जेल, और मोर देन ₹5 करोड़ तक का टैक्स इन्वॉल्व है तो 5 साल तक की जेल के प्रोविजन भी हो सकते हैं बच्चों इसमें। क्लियर? और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेना, सर बोगस बिल इश्यू करना, ये पता है अगर एक्सीडिंग 5 करोड़ का टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो दिस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ध्यान रखना बच्चों ये बात। क्लियर? ये पूरी कहानी खत्म होती है। अब आओ बच्चों, बहुत ही शानदार पॉइंट था बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। सर इसी के साथ जीएसटी के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब आइए बच्चों थोड़ा सा पॉइंट बचा है इसके रिगार्डिंग, कस्टम के रिगार्डिंग। सर इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बोल दिया क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सर आपको पता है क्या कस्टम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक, सर जीएसटी में जैसे कॉमन पोर्टल वैसे ही कस्टम का भी कॉमन पोर्टल इन्होंने डेवलप कर दिया बेटा, कस्टम्स का भी पोर्टल इन्होंने डेवलप कर दिया iceget.gov.in बेटा, iceget.gov.in, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इंप्लीमेंट कर दिया बेटा। पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एप्लीकेबिलिटी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टिल 29 नवंबर 2022। उसके बाद देखेंगे बेटा, वैसे बताता हूं नॉलेज के लिए, उसके बाद भी इन्होंने एक्सटेंड किया है बेटा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सर ऑल कैटेगरीज ऑफ गुड्स, ऑल क्लासेस ऑफ पर्संस को एग्जाम कर दिया। क्लियर? फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51A इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एप्लीकेबल नहीं होगा, 29/11/2022 के बाद अप्लाई होगा बेटा। क्लियर? डन। अच्छा फर्दर ये नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या कि अगर आप सर ऐसे किसी पोर्ट से कोई गुड्स इंपोर्ट करो जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम है ही नहीं बेटा, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे बेटा। आप अकम्पनीड बैगेज ला रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये बात कर रहा हूं मैं 30 नवंबर या उसके बाद वाली बेटा। क्लियर? एंड सर अदर देन दोज मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, IGST, GST कंपनसेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर अमाउंट। क्लियर? इनके अलावा अगर कोई टैक्स पे करना है, कोई और अमाउंट पे करना है अंडर ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जरूरत नहीं बेटा। पर ये अमाउंट पे करने के लिए अल्टीमेटली ये अमाउंट पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना पड़ेगा 30 नवंबर या उसके बाद बेटा। पर अकम्पनीड बैगेज है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। बैगेज के केस में तो आप वहां पे पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से आया, टैक्स बनता वही पे, क्या बात करता बेटा, भले कैश लेजर नहीं चलेगा बेटा। या किसी ऐसी पोर्ट से आप इंपोर्ट करो जहां कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है तो कैश लेजर के थ्रू पे नहीं करोगे, चल जाएगा बच्चों। क्लियर? किसी और मोड से पे करना पड़ेगा बेटा। भारत माता की जय। कोई खास अमेंडमेंट नहीं, ये पूरा सर पॉइंट खत्म होता है। अब आइए बच्चों फिर आता है क्या सर चैप्टर 33 एग्जीबिशन, रिफंड्स एंड ऑडिट। सर ये रूल्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022 ये पूरे रिप्लेस हुए बच्चा। मैं आपको समझाता हूं बेटा खास बात क्या है इसके अंदर। मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और वो गुड्स इंपोर्ट जो किया उस पे कस्टम्स एग्जम्प्ट है। कंडीशनल एग्जम्पशन क्या है सर? कोई पर्टिकुलर यूज माना चाहिए बेटा। मान लो प्लास्टिक का इंपोर्ट किया, क्यों? मार्कर बनाने के लिए, तो प्लास्टिक पे टैक्स एग्जम्प्ट है, अदरवाइज प्लास्टिक पे एग्जम्प्ट नहीं है। सेकंड थिंग स्पेसिफाइड एंड यूज, मान लो मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट करके प्लास्टिक पे कस्टम एग्जम्प्ट है, अगर वो आपने 100% EOU को सप्लाई किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको। क्लियर? और वो पर्सन इसको एक्सपोर्ट में काम लेगा तो आप अगर उसको सप्लाई करो तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, वरना एग्जम्पशन नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर? या आपने इस यूज के लिए इंपोर्ट किया तो ही इंपोर्ट कर सकते हो, वरना इंपोर्ट ही बैन है सर उस गुड्स का। तो वहां पे ये रूल्स अप्लाई होंगे, और रूल्स अगर अप्लाई होंगे तो प्रोसीजर क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात सर मेरे को सर वन टाइम इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अच्छा सारा ऑनलाइन कर दिया सिस्टम बेटा। सर मैं कहूं बेटा, मान लो उदयपुर राजस्थान में बेटा, सर मैंने इंपोर्ट किया मुंबई से बेटा कोई गुड्स या किसी भी इंडिया के पोर्ट से इंपोर्ट किया, तो सबसे पहले इंपोर्ट करने से पहले मेरे को एक वन टाइम इन्फॉर्मेशन मेरे जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को, जो मेरा जुरिसडिक्शनल ACDC बेटा, सर मेरे को ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सर पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म जाता था बेटा, लेके जाता मैं, अब ऐसा नहीं है। अब मेरे को डायरेक्ट जो कॉमन पोर्टल है बेटा आइसगेट, वहां पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर IGCR1, वो फाइल करना पड़ेगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मेरा नाम, एड्रेस वगैरह क्या है, कौन सी गुड्स बना रहा हूँ, कौन सी गुड्स कहाँ आ रही है, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। क्लियर? मेरे
मेरे को एग्जीबिशन कौन सा मिल रहा है, सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा बेटा मैं। सर जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इस फॉर्म के थ्रू फिल कर दी, सर एवरीथिंग अगर ओके मिला डिपार्टमेंट को, तो ऑनलाइन मेरे को एक नंबर मिल जाएगा, IIN नंबर बेटा, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसर्न ड्यूटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरे को मिल जाएगा। अब सर जब भी फ्यूचर में मैं इंपोर्ट करूंगा बेटा गुड्स को, सर पहली बात तो ये इंपोर्ट करने से पहले मेरे को मेरे जुरिसडिक्शनल एसडीसी के पास जाके एक कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। सर जिस प्रीमाइसेस में मेरा उदयपुर है बेटा, उदयपुर का जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास जाके मेरे को कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी और श्योरिटी मेरे को देना पड़ेगा। सर क्लियर? अब साहब उस बॉन्ड में लिखूंगा कि कल को मैंने जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया उस पर्पस के लिए अगर यूज नहीं किया तो मैं टैक्स पे करूंगा विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद सर ड्यूटी पे करूंगा, जो मेरे को एग्जाम हुई थी वो मैं पे करूंगा विद इंटरेस्ट 15% पर एनम इंटरेस्ट बेटा। या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए इंपोर्ट करी, उस पर्पस के लिए मैंने यूज नहीं किया तो जितना वैल्यू ऑफ गुड्स था उतना मैं पेनल्टी पे करूंगा साहब। सर प्लस अब जब भी गुड्स इंपोर्ट करना है, ये तो इंपोर्ट करने से पहले ही कहानी होगी, अब इंपोर्ट करना है तो बिल ऑफ एंट्री के अंदर क्या करूंगा बेटा, सिंपल सा मेरा जो IIN नंबर मेरे को इश्यू हुआ वो क्लियर, प्लस कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर में लिख दूंगा बिल ऑफ एंट्री के अंदर। डायरेक्ट कस्टम ऑफिसर के पास मेरे को जाने की जरूरत है ही नहीं साहब, वो डायरेक्ट जैसे ही IIN नंबर देखेगा, मेरा कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर देखेगा, वो मेरी गुड्स को अलाउ कर देगा एट द कंसेशन रेट, या जो भी बेनिफिट मेरे को था वो अलाउ हो जाएगा साहब। एंड उतने अमाउंट का, जितना अमाउंट का कस्टम मेरा एग्जाम्प्ट हुआ, उतने अमाउंट से मेरा कंटिन्यू बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? इस तरह से ऑटोमेटिक गुड्स आ गया बेटा। अब गुड्स आ गया, एग्जामिशन ऑटोमेटिक मिल गया बच्चों, ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कस्टम्स ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू कंटिन्यू बॉन्ड में वो अमाउंट ऑफ एग्जामिशन डेबिट हो जाएगा बच्चों। फिर अब जब मैं गुड्स लाऊंगा उसके मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कोई खास बात नहीं बच्चों। प्लस मेरे को मंथली बेस पे एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर GST IGCR 2। सर मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चा, हाँ ना भाई? अच्छा सॉरी ये GST IGCR 2 जो बेटा ये क्या है, अगर मान लो मैंने गुड्स मंगाई इंपोर्ट किया तो 1 लाख यूनिट, सर पर एक्चुअली मेरे को रिसीव हुआ कितना, 75,000 यूनिट ही रिसीव हुआ मेरे को, शॉर्ट लैंडिंग हुआ गुड्स का बेटा, नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट हुआ है, तो उसका इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे दूंगा डिपार्टमेंट को इन फॉर्म नंबर GST IGCR 2, सो दैट सर पता पड़ा 75,000 यूनिट ही बेटा, अब डिपार्टमेंट मेरे से 1 लाख का हिसाब मांग रहा है, मेरे पास मिलेगा कैसे बेटा, तो मैं इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे दूंगा। पर सर अगर मैंने सर गुड्स आ गई बेटा मेरे पास 75,000 आ गई बेटा, तो 75,000 के हिसाब से एग्जीबिशन मेरे को मिलेगा, उतना ही मेरा बॉन्ड अकाउंट से पैसा डेबिट होगा बेटा। अब जितना मैंने गुड्स यूज किया उसका मंथली स्टेटमेंट फाइल करूंगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इन फॉर्म नोट GST IGCR 3 बेटा। पर गवर्नमेंट अलाउ कर दे क्या? अच्छा सुनो बेटा, जैसे ही मैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करता हूं वो बताऊंगा कैसे, मैं IGCR 3 के थ्रू बताऊंगा मेरा, वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना मेरे को बेटा। अब जैसे ही मैंने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज कर लिया गुड्स को, सर उतने अमाउंट से मेरा बॉन्ड क्या हो जाता है, रिक्रेडिट हो जाता है बेटा, कंटिन्यू बॉन्ड अमाउंट वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा बेटा। पर सर मेरे को बॉन्ड अकाउंट में पैसा भी चाहिए, रिक्रेडिट कराना है, तो मंथ के बीच में भी सर इन फॉर्म नंबर IGCR 3A मंथ के बीच में भी कभी भी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये IGCR 3A फाइल करके अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूं बच्चा मैं, और इमीडिएटली मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, बॉन्ड अकाउंट रिक्रेडिट हो जाएगा बेटा, उतने अमाउंट के लिए जितना अमाउंट मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, जितने गुड्स को मैं स्पेसिफाइड यूज के लिए यूज कर चुका हूं बच्चों। क्लियर? ये एक फैसिलिटी और अलाउ कर दी इस बार अमेंडमेंट करके बच्चों। अच्छा जॉब वर्कर के गुड्स भेजनी है बेटा, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम सिस्टम है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ बेटा, 6 महीने में गुड्स वापस आ जाने चाहिए बेटा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, और जॉब वर्कर की रिस्पांसिबिलिटी किसकी बेटा, प्रिंसिपल की बच्चा हमेशा। ओके सर अब अगर मेरे को गुड्स अपने दूसरी यूनिट पे भेजना है बेटा, तो मैं ब्रांच ट्रांसफर भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम प्रोसीजर जो जॉब वर्कर का वो यहाँ पे भी बेटा, बस यहाँ पे 6 महीने का लिमिट नहीं दे रखा बच्चों कि 6 महीने में गुड्स आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं ले रखा। क्लियर? वही से भेज दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। सर देन प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू एंड यूजर रेसिपिएंट बेटा, सर मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 100% EOE को सप्लाई करने के लिए बेटा, और उसके लिए मेरे को एग्जामिशन दे रखा है, अलाउ कर रखा बेटा, तो ऐसे केस में जैसा जॉब वर्कर मैंने बताया कि आपको गुड्स लानी पड़ेगी, लाए जब भेज रहे हो बेटा अंडर द कवर ऑफ ई-वे बिल या आपको इनवॉइस के थ्रू भेजना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? वो सेम प्रोसीजर बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देन री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स बेटा, सर 6 महीने में जब मैंने इंपोर्ट किया उसके 6 मंथ में अगर गुड्स यूज नहीं आया, एक्सेस क्वांटिटी इंपोर्ट कर ली, या गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, या सर जो मंगाए वो नहीं थे बेटा, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, या तो उसको री एक्सपोर्ट कर दूं या डोमेस्टिक मार्केट में बेच दूं बेटा। अगर री एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो कोई तकलीफ नहीं, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई एग्जामिशन विड्रॉ नहीं होगा, बस कंडीशन क्या है, जिस वैल्यू में इंपोर्ट करी एटलीस्ट मिनिमम उतनी वैल्यू में आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे कम वैल्यू में आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो तो सर आपने सर जितना कस्टम का बेनिफिट लिया था उस टाइम पे उतना एग्जामिशन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। पर हाँ 6 महीने के अंदर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, या तो री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। पर कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन और दे सकता है, ये इस बार नया ऐड हुआ है। प्लस सर अगर कोई गुड्स के लिए जो आपने इंपोर्ट किया था, जिसके लिए आपने इन रूल्स का बेनिफिट लिया था बेटा, उन गुड्स के नोटिफिकेशन में कोई स्पेसिफाइड टाइम दे रखा बेटा,
तो आपको वो विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन गुड्स को यूज करना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चा। क्लियर। पर अगर वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं दे रखा तो ऐसे केस में 6 महीने का टाइम लिमिट देखा जाएगा, विच केस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 more months बेटा। ओके डन। सरकार अब अगर मान लो सर कोई कैपिटल गुड्स था बेटा, इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बेटा, सर लास्ट टर्म में आया था बेटा, ये अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किया था, यूज किया और थोड़ा टाइम बाद आप बेच रहे हो बेटा, तो सर जो आपने कस्टम का बेनिफिट लिया था अब क्या करेंगे बेटा, वो विड्रॉ होगा बेटा, पर पूरा विड्रॉ नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट। तो डेप्रिशिएट वैल्यू क्या होगी बेटा सर 4, 3, 3, 2.5, 2.5 एंड 2% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड बेटा। ये परसेंटेज ऑफ रिडक्शन है बेटा, इतना रिड्यूस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और ये जो क्वार्टर्स आपको काउंट करने बेटा, ये क्वार्टर कब से, जब अपने मशीन को पुट टू यूज किया वहां से काउंट होंगे बेटा, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा क्वार्टर काउंट किया जाएगा बेटा, जिस दिन पुट टू यूज किया है वहां से क्वार्टर काउंट होंगे बेटा। क्लियर। ध्यान रखना कस्टम के अंदर जीएसटी जैसे क्वार्टर काउंट नहीं होता बेटा। 14 फरवरी को मशीन यूज में काम होना चालू हुई तो 14 फेब से एक क्वार्टर काउंट होगा बेटा, 14 फेब से 13 मार्च, 13 अप्रैल और 13 मई को एक क्वार्टर पूरा होगा बेटा। अब फिर आगे वाला क्वार्टर अगर पार्ट ऑफ द क्वार्टर है बेटा तो 2 क्वार्टर काउंट हो जाएंगे बच्चों। क्लियर। अदरवाइज ये वाला पूरा क्वार्टर एक तरह इस तरह से काउंट होगा बच्चों। क्लियर डन। सरकार फिर अगर आपने जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था उस पर्पस के लिए आपने यूज नहीं किया तो रिकवरी हो जाएगी बच्चों। स्पेसिफाइड एंड यूजर के लिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया था बेटा, आपने उसको सप्लाई नहीं किया, गड़बड़ करी बेटा, सर रिकवरी शुरू हो जाएगा आपके अगेंस्ट बच्चों। क्लियर डन। सरकार एंड जॉब वर्कर ने कोई गड़बड़ किया तो उसके लिए प्रिंसिपल ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा बच्चों, और अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो 2 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। क्लियर। ये सारे पॉइंट वही है जो हमने पहले पढ़े थे बच्चों। क्लियर। माहौल। सरकार हाँ सर बैंक गारंटी या सिक्योरिटी कितना देना पड़ता है इस केस में बेटा, आप बॉन्ड साइन करते हो ना बेटा, अलोंग द बॉन्ड के साथ में आपको सिक्योरिटी या श्योरिटी देनी पड़ती है बेटा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड किए बेटा। ऑल इंपोर्टर्स हु आर नॉमिनेटेड एजेंसी फॉर द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर इंडिया यूएई सीपीए, तो ऐसे केस में उनको बैंक गारंटी भी नहीं देनी पड़ती है और कोई कैश सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, कोई श्योरिटी भी नहीं चाहिए बेटा। प्लस डेजिग्नेटेड बैंक्स नॉमिनेटेड बाय आरबीआई एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंपोर्टिंग अंडर दिस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन, उनको बोल दिया क्या तुमको बैंक गारंटी या कैश सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई श्योरिटी भी नहीं चाहिए, पर कुछ कंडीशन क्या है कि सर आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया होना चाहिए बेटा। अगर आपने डिफॉल्ट वगैरह किए तो सर ऐसे केस में आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, साथ में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बच्चों। नॉर्मल जो सिक्योरिटी थी नॉर्मल लोगों के लिए वो आपको भी देनी पड़ेगी बच्चों। क्लियर डन। अच्छा बॉन्ड डेबिट वैल्यू कितना होता है बेटा, जितना ड्यूटी फॉरगोन, जितना ड्यूटी माफ हुआ उतना उसको बोलेंगे ना बॉन्ड डेबिट वैल्यू बेटा। क्लियर। एंड अगर मान लो कोई गुड्स बैन थी बेटा, आपने गुड्स इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, पर हाँ इस पर्पस के लिए काम आएगा तो इंपोर्ट कर सकते हो बच्चों आप, तो ऐसे केस में कस्टम एग्जाम नहीं हुआ बेटा, वो गुड्स का इंपोर्ट ही बैन था वो अलाउ किया, तो असेसेबल वैल्यू जो होगा उसको बोलेंगे क्या बॉन्ड डेबिट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड अमाउंट बेटा। क्लियर। ठीक साहब। क्लियर। सरकार ये आपका कस्टम का अमेंडमेंट खत्म होता है। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं सर, लास्ट 2 मिनट लगेंगे सर मेरे को। मान लो पहली बात तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 होती, उसी को एक्सटेंड कर दिया कब तक 31 मार्च 2023, जो आपके एग्जाम के लिए ही एप्लीकेबल होगा बच्चों। प्लस सर आपने सुना होगा एडवांस ऑथराइजेशन में कब एडवांस ऑथराइजेशन में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम एग्जाम्प्ट इंक्लूडिंग 3739, और हाँ पहले था क्या 3739 एक लिमिट तक ही एग्जाम किया था, इस दिन तक ही एग्जाम रहेगा, पर इन्होंने वो टाइम हटा दी बेटा और बोल दिया क्या अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट किया तो हमेशा ही 3739 माफ रहेगा, दिमाग खराब मत करना बेटा। क्लियर। सेम वे आगे हम ईपीसीसी स्कीम देखेंगे बेटा, देख लेते चल पहले ईपीसीसी स्कीम देख लो सर। ईपीसीसी स्कीम के अंदर आपने कोई मशीन को अगर इंपोर्ट किया है तो वहां पे भी 3739 माफ था बेटा, और 3739 का टाइम लिमिट जो था वो हटा दिया बेटा। मतलब अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी तो उस पर ऑल टाइप ऑफ कस्टम एग्जाम्प्ट इंक्लूडिंग 3739, कोई दिक्कत नहीं, 3739 पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट अमेंडमेंट देख लीजिए बेटा आप सर, रोड टेप स्कीम बेटा, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोड टेप स्कीम बच्चों। सर यहाँ पे क्या था बेटा, सर आपने रोड टेप स्कीम के थ्रू अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू करा दिया बेटा तो आपको ई स्क्रिप्ट जनरेट करना पड़ता है सर, एंड दैट ई स्क्रिप्ट की वैलिडिटी कितनी होती थी सर, जिस दिन से वो ई स्क्रिप्ट जनरेट हुआ वहां से 1 ईयर था बेटा, पर इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया बच्चों 2 इयर्स। मतलब ई स्क्रिप्ट का वैलिडिटी पीरियड कितना होगा सर 2 साल का रहेगा बेटा। सर जिस दिन ई स्क्रिप्ट जनरेट हुआ वहां से 2 साल के लिए वैलिड रहेगा और 2 साल में आप उसको यूज करो, क्लियर हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट ट्रांसफर ऑफ द ई स्क्रिप्ट विल नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई स्क्रिप्ट बच्चा। अच्छा प्लस एक और अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर बेटा, अगर कभी आपको सर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो मिली है वो मान लो कभी बाद में पता पड़ा कि गलत मिल गई बेटा, एक्सेस मिल गई बच्चों आपको, या बाद में आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट का फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ या जितना एक्सेस आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू हुई थी वो आपसे रिकवरी की जाएगी बेटा, हाँ है ना। और हाँ अगर आपने उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को किसी को बेच दिया तो पहले पता क्या लिखा था, हम ट्रांसफरी से भी रिकवरी कर सकते हैं। अब उस बेचारे ट्रांसफरी की क्या गलती यार, उसका क्या फॉल्ट,
उसने तो बोनाफाइडली उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को परचेज के पैसा देके बेटा, तो रिकवरी हमेशा किससे करी जाएगी बेटा, अमेंडमेंट कर दिया और बोल दिया क्या, जिसको ओरिजिनली हमने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू करी थी बेटा, गलती उसकी, उसको फॉरेन क्रेडिट से रियलाइज नहीं हुआ है, गलती उसकी, उसको एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू किया, तो सर हम उसी से रिकवरी करेंगे, हम ट्रांसफर से रिकवरी नहीं करेंगे अगर उसने बोनाफाइडली परचेज करी थी तो बेटा, क्लियर। एंड अगर मान लो सर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स उसका एग्जिस्टिंग ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है बेटा, तो सस्पेंड भी किसका होगा बेटा, जो ओरिजिनली जिसको ड्यूटी क्रेडिट इशू हुई थी उसी के लिए सस्पेंशन होगा बेटा, जो ट्रांसफर बेचारा जिसने परचेज करा था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मेरे से बोनाफाइडली, उसके लिए कभी भी ये विड्रॉ नहीं होगा, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, उसको क्यों परेशान करें हम बेटा, क्लियर। तो इफेक्टिव एनालिसिस क्या बेटा, ड्यू टू डिफॉल्ट्स ऑफ द एक्सपोर्टर नो एक्शन दैट इज रिकवरी और सस्पेंशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी टेकन अगेंस्ट द ट्रांसफरी ऑर्डर ऑफ द स्क्रिप्ट। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सारे अमेंडमेंट जीएसटी एज वेल एज कस्टम्स, सर ये मैंने कोशिश की आपको रिवाइज कराने का, सर लगभग 1 आवर लगभग हो रहा है कितना 1 hour 20 minutes। आई होप सर जो हमारे लगभग 8 घंटे के लेक्चर थे सर ये पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। माहौल बनाइए, ऑल द बेस्ट, वी ऑल आर विथ यू, हमारी सारी दुआएं आपके लिए सर। सर ध्यान दीजिए सर, ये मौका आपको भगवान ने दिया है एग्जाम देने का, सर इसको पूरा भुना दीजिए एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि सर मैंने ऊपर क्या लिखा है, सरकार इधर देखिए पूरा ध्यान मेरी तरफ। सर क्या लिखा है, बिलीव इन योरसेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर हमको जो जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है सर, हम कुछ भी कर सकते हैं, लगा दो अपना ताकत। सर ध्यान देना बेटा, लगाना है दम, लाना है एग्जीबिशन, माहौल बनेगा और माहौल आप ही बना सकते हो। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, माहौल बनाइए सर, हमारी सारी दुआएं आपके लिए। माहौल, जय जय श्री राम बेटा, ऑल द बेस्ट माहौल।